ये कहानी है गुनवू की, जो कि बस एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहता था। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसने कुछ गुंडों को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। दोस्तों, ये के ड्रामा काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एक्शन से भरा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये के ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है गुनवू से, जो कि जिम में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ये समय कोविड-19 वायरस का होता है और ये साल 2020 चल रहा था। गुनवू अब जब बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो यहाँ एक आदमी काफी ज्यादा नशे में था। वो मास्क पहनने से मना करने लगता है और बस ड्राइवर से लड़ाई करने लगता है। गुनवू उसे बाहर निकाल देता है और उस आदमी के बदतमीजी करने के बाद भी गुनवू उसे नहीं मारता, क्योंकि गुनवू एक अच्छा इंसान है। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ एक कैफे चलाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वहाँ पर कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया था और उनके ऊपर अब रेंट भी काफी हो चुका है। वो घर के मालिक से विनती कर रही होती हैं कि हमें बस 1 महीने का और समय दे दो, हम रेंट दे देंगे। गुनवू को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। उसके घर के हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं और गुनवू उन्हें सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग की न्यूज को देखते हैं, जिसका काम वायरस की वजह से कई बार रुक चुका था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होंग नाम का एक आदमी होता है, जो कि अब अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट एक बैंकर होता है, जिसने होंग को इस होटल को बनाने के लिए 400 मिलियन वॉन दिए थे। लेकिन अब होंग और पैसे मांग रहा था, मगर वाइस प्रेसिडेंट और पैसे देने से मना कर देता है। और तभी यहाँ पर म्योंगिल नाम का एक आदमी आता है। वो होंग और बैंकर को बताता है कि मैं स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी का मालिक हूँ, जो कि लोगों को पैसे लोन पर देती है। म्योंगिल इन्हें बताता है कि मेरा मकसद लोगों की मदद करना है, इसीलिए मैं आपके होटल में भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। म्योंगिल कहता है कि मैं आपको 100 बिलियन वॉन दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। म्योंगिल चाहता था कि उसके लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक कसिनो बनाया जाए और होटल के बेसमेंट में एक बार खोला जाए। और उसकी तीसरी शर्त ये होती है कि अगर कोविड-19 जैसी बीमारी दोबारा फैल गई तो आम लोगों को इस होटल को यूज करने दिया जाएगा, वो भी फ्री में। म्योंगिल अब डील करके अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर उसका असली रूप सामने आता है। वो अपना मेकअप हटाता है और पता चलता है कि उसके चेहरे पर एक चाकू का निशान है। साथ ही उसकी लवर और उसका एक साथी जंगडो भी अब कसिनो के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढने की बात करने लगते हैं, ताकि उस कसिनो से भी ये लोग पैसे कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ गुनवू अब एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेता है। वो एक के बाद एक मैच जीतता जा रहा था। यहीं पर हम एक दूसरे बॉक्सर वूजिन को भी देखते हैं, जो कि बॉक्सिंग में काफी अच्छा था। और आखिरी मैच वूजिन और गुनवू के बीच होता है। वूजिन का ट्रेनर उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन वूजिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे अपने एक मरीन सोल्जर होने पर काफी नाज होता है। फिर दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। वूजिन गुनवू को टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर गुनवू एक ही पंच में वूजिन को ढेर कर देता है। इसके बाद दूसरा मैच होता है। वूजिन अब इमेजिन करता है कि इस बार वो गुनवू को एक ही पंच में हरा देगा, लेकिन हकीकत में गुनवू उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वूजिन उठने के लायक भी नहीं रहता और गुनवू ये मैच जीत जाता है। वूजिन काफी दुखी होता है कि उसने हारकर एक मरीन सोल्जर की इज्जत पर दाग लगा दिए। अब इसके बाद जब वूजिन बाहर आता है तो यहाँ पर गुनवू पहले उसका इंतजार कर रहा था। गुनवू वूजिन से कहता है कि चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वूजिन पहले तो मना करता है, क्योंकि हारने की वजह से उसे गुनवू के सामने शर्म आ रही थी। लेकिन गुनवू उसे मना लेता है। तभी वूजिन पूछता है कि तुम जीते हुए पैसों का आखिर क्या करने वाले हो। गुनवू बताता है कि मैं सारे पैसे अपनी माँ को दूंगा, क्योंकि उन्हें अपने कैफे का रेंट पे करना है, जो कि कई महीनों से नहीं गया। अब इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। वूजिन गुनवू से बात करता है और वूजिन को पता चलता है कि गुनवू तो कई सारी पार्ट टाइम जॉब कर चुका है, क्योंकि गुनवू एक गरीब परिवार से है। गुनवू बताता है कि उसके डैड को उनकी कंपनी से गलत तरीके से निकाल दिया गया था और फिर उसके डैड ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, लेकिन वो केस हार गए और वकीलों को इतना पैसा देना पड़ा कि इनके ऊपर अब लाखों का कर्जा है। वूजिन भी कहता है कि बड़ी कंपनीज को हराना आसान नहीं होता। फिर वूजिन बताता है कि मैं बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे डैड एक फॉर्मर ओलंपिक बॉक्सर हैं। वूजिन कहता है कि वो मेरी उम्र तक एक मेडल जीत चुके थे, लेकिन मैंने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है, इसीलिए मेरी और मेरे डैड की आपस में नहीं बनती। यहीं पर दोनों को पता चलता है कि दोनों ही आर्मी सर्विस में मरीन रह चुके हैं और यूं ही बातें करते करते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रात में हम गुनवू की माँ को देखते हैं। वो अपने कैफे में थी और कैफे के मालिक से कह रही थी कि हमें बस 1 और महीने का टाइम दे दीजिए, इस महीने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अब तभी यहाँ पर गुनवू आ जाता है। गुनवू अपने जीते हुए पैसे अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। मगर गुनवू उन्हें बताता है कि मैंने आपके लिए ही ये पैसे जीते हैं, ताकि आप इससे अपना कर्जा उतार पाएं। ये सुनकर गुनवू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पैसे ले लेती हैं और कहती हैं कि एक दिन मैं तुम्हें ये पैसे सूद समेत वापस करूंगी। अब इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर म्योंगिल अपने साथी जंगडो के साथ आ जाता है।
यहाँ पर हम उसके दो और आदमियों को भी देखते हैं। चश्मे वाले का नाम जुनमिन होता है, जो कि कंपनी का सेल्स मैनेजर है, और मोटा आदमी बॉम होता है, जिससे म्योंगिल जेल में मिला था। यहाँ अब जुनमिन बताता है कि इस इलाके के सभी दुकानदारों ने बैंक से कर्जा ले रखा है और हम लोग जल्दी ही इनका सारा कर्जा अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर लेंगे। म्योंगिल कहता है कि ये काम जल्द से जल्द करो। इसके बाद अगले ही दिन म्योंगिल के लोग यहाँ पर आकर दुकानदारों से बात करने लगते हैं। वो इन सभी को बताते हैं कि हम स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी से आए हैं, जो कि आपका सारा कर्जा उतार सकती है, और फिर इन सभी दुकानदारों को बैंक से भी कम ब्याज दर पर पैसे लौटाने होंगे। इससे दुकानदारों का ही फायदा होगा। ये सब सुनकर वो लोग पूछते हैं कि इस तरह तो आपका नुकसान हो रहा है, आपकी कंपनी स्माइल कैपिटल को इससे क्या फायदा होगा। इस पर ये लोग कहते हैं कि ये स्कीम सरकार की तरफ से है, ताकि आप कर्जदार दुकानदारों की मदद हो सके। ये बातें सुनकर सभी इनके जाल में फंस जाते हैं और फॉर्म पर साइन कर देते हैं। इन्हीं में गुनवू की माँ भी शामिल होती हैं, जो कि फॉर्म पर साइन कर देती हैं। इधर दूसरी तरफ गुनवू आज अपनी जिम में जाता है तो देखता है कि आज तो वो क्लोज है। ये देखकर गुनवू वुजिन को कॉल करता है और कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं। वुजिन गुनवू को अपना एड्रेस देकर वहाँ पर आने के लिए कहता है। इसके बाद गुनवू जब वहाँ जा रहा था तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी। वो लड़की उस आदमी को चोट पहुंचाकर यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर गुनवू उस लड़की को पकड़ने भागता है, लेकिन वो लड़की गुनवू को टेजर से शॉक देकर गिरा देती है। इस लड़की का नाम युंजू होता है। वो गुनवू से कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गुनवू कहता है कि मैं तो बस उस आदमी की मदद करना चाहता था जिसे मारकर तुम अभी आई हो। ये सुनकर युंजू समझ जाती है कि ये तो नॉर्मल इंसान है, इसलिए युंजू उससे कहती है कि अब मुझसे दूर रहना और अभी ही यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद युंजू यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मिस्टर चोई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि हकीकत में लोगों की मदद किया करते थे। चोई के पास आज एक औरत आती है, जो कि मिस्टर चोई से लिए हुए पैसे उन्हें वापस करती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल इस औरत की बेटी 2 साल पहले बीमार थी और इलाज कराने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब मिस्टर चोई ने इन्हें अपनी तरफ से पैसे दिए, वो भी बिना किसी शर्त के। और आज 2 साल बाद ये औरत मिस्टर चोई को उनके पैसे वापस करती है और उनका काफी शुक्र अदा करती है। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी एक नोटबुक से इस औरत का नाम काट देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर चोई ने काफी सारे लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं और वो पैसों पर कोई ब्याज भी नहीं लगाते। अब इसके बाद यहाँ पर वही लड़की युंजू आ जाती है, जो कि मिस्टर चोई के लिए काम करती है। वो बताती है कि मुझे वो आदमी यांग जेम्योंग मिल गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उसकी घड़ी ले आई। इसके बाद युंजू मिस्टर चोई से कहती है कि दादाजी, आखिर आप कब तक लोगों को यूं ही बिना ब्याज के पैसे देते रहोगे, इससे तो हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इस तरह लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर अब युंजू बताती है कि उस आदमी यांग जेम्योंग का पीछा करते हुए मुझे पता चला है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर भिखारी बनकर घूम रहा था और सड़क पर रहने वाले लोगों की आईडी चुरा रहा था, जिसके बाद वो उन आईडीज की मदद से लोन शार्क से लोन लेता है। युंजू कहती है कि वो ये सारा काम किसी आदमी के साथ मिलकर कर रहा है, जिससे वो जेल में मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है ये बात युंजू को नहीं पता। इसीलिए वो कहती है कि मैं यांग जेम्योंग के केस पर और काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर चोई युंजू से खतरे में पड़ने से मना करते हैं और साथ ही वो देखते हैं कि युंजू के हाथ पर चोट भी लग गई है, यानी कि इस काम में उसके लिए खतरा है। इसके बाद वो एक आदमी मून को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढ सकते हो जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा हो और दिल का भी साफ हो। मून हाँ कर देता है। इधर गुनवू और वुजिन छत पर बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। वुजिन को पता चलता है कि गुनवू दिल का काफी अच्छा इंसान है। अब इसके बाद ये दोनों फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं रात में म्योंगिल अपने साथियों और लड़कियों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा था। सभी लोग बेट लगाते हैं कि बॉम एक पंच में वाटरमेलन तोड़ पाएगा या फिर नहीं, और बॉम एक ही पंच में वाटरमेलन तोड़ देता है। अब तभी पार्क नाम के एक आदमी के पास इस शहर के मेयर की कॉल आती है। उस आदमी पार्क की मेयर के साथ अच्छी जान पहचान थी और अब बात करने के बाद वो म्योंगिल को बताता है कि मेयर साहब भी आपके कसिनो को सपोर्ट करेंगे। ये बात सुनकर म्योंगिल और उसके लोग काफी खुश होते हैं और फिर म्योंगिल पार्क को अपनी तरफ से कई सारे सोने के कछुए देता है और उसे भी अपने काम में शामिल कर लेता है, ताकि पार्क आगे म्योंगिल के काम आ सके। इसके बाद म्योंगिल जुनमिन और बॉम से उन्हीं दुकानदारों के पास जाकर उनसे पैसे वसूलने के लिए कहता है। फिर अगले ही दिन जुनमिन कई आदमियों को लेकर उस इलाके में आ जाता है। म्योंगिल भी यहीं पर मौजूद था। जुनमिन सबसे पहले गुनवू की माँ के कैफे में जाता है और बताता है कि आपने लोन की एक्सटेंशन फी नहीं भरी है, जो कि आपके ओरिजिनल अमाउंट का 10% थी और अब वो बढ़कर 20% हो गई है। लेकिन गुनवू की माँ को इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं था और इस तरह जुनमिन ने गुनवू की माँ के साथ स्कैम कर दिया था। जुनमिन अब गुनवू की माँ से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उनके पास पैसे थे ही नहीं, इसीलिए वो इन पर गुस्सा करने लगता है। गुनवू की माँ तुरंत गुनवू को कॉल करती हैं और गुनवू को यहाँ आने के लिए कहती हैं। तभी जुनमिन के आदमी इस कैफे को तोड़ने लगते हैं और ये देखकर गुनवू की माँ को डर लगने लगता है। गुनवू अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनकर तुरंत ही भागता हुआ कैफे जाने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि कई सारे आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक आदमी उसे अंदर जाने से रोकता है।
तभी जुनमिन गुनवू की माँ पर हाथ उठाता है। ये देखकर गुनवू का खून खौल उठता है। वो अब बाहर खड़े हुए सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। बॉम्ब भी ऊपर से ये सब देख रहा था। यहीं पर गुनवू इन सभी की हड्डी पसली तोड़ने के बाद अपनी माँ के पास आ जाता है। जुनमिन तुरंत डरकर दूर हट जाता है। गुनवू उसका गला पकड़कर कहता है कि तू कौन है और हमारे कैफे को तूने क्यों तोड़वाया। अब तभी म्योंगिल और बॉम्ब यहाँ पर आ जाते हैं। म्योंगिल गुनवू से कहता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे पैसे उधार लिए थे, हम उन्हीं पैसों को वापस लेने आए हैं। लेकिन गुनवू कहता है कि पहले तुमने हमारे स्टोर का जो नुकसान किया है उसके पैसे दो। म्योंगिल गुनवू को ध्यान से देखता है और फिर बॉम्ब से गुनवू को मारने के लिए कहता है। गुनवू अपनी माँ को शांत करके बॉम्ब से फाइट करने लगता है, लेकिन बॉम्ब पहाड़ की तरह मजबूत था। उसे एक दो पंच से कुछ भी नहीं होता और वो गुनवू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। कुछ ही समय में गुनवू जमीन पर गिर जाता है। गुनवू की माँ ये देखकर बहुत रो रही होती हैं। गुनवू दोबारा उठकर बॉम्ब के एक पंच मारता है, लेकिन इससे गुस्से में आकर बॉम्ब उसे बुरी तरह मारने लगता है। जुनमिन भी गुनवू की माँ को पकड़ लेता है ताकि वो बीच में ना पड़े। इसके बाद म्योंगिल गुनवू की इतनी बहादुरी देखकर उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन गुनवू उसके चेहरे पर थूक देता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। म्योंगिल के सारे आदमी ये सब देख रहे थे और अब म्योंगिल एक चाकू निकालता है और उससे गुनवू के चेहरे पर वैसा ही निशान बनाता है जैसा म्योंगिल के खुद के चेहरे पर है। फिर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। गुनवू की माँ तुरंत गुनवू को हॉस्पिटल ले जाती हैं। यहाँ काफी देर तक उसका इलाज चलता रहता है। गुनवू की माँ बस रोए जा रही थी। अब इसके बाद गुनवू होश में आकर अपनी माँ को घर ले जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर उसे उसके चेहरे पर बने हुए निशान का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती हैं, लेकिन गुनवू मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वुजिन भी चाकू से बने हुए उस निशान को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें उनकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन गुनवू को म्योंगिल की धमकी याद आती है। उसने कहा था कि अगर पुलिस को बताया तो तेरी माँ को मरवा देंगे, इसलिए गुनवू रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे लेटर्स में लोन की एक्सटेंशन फी के बारे में लिखा गया है, जिसके मुताबिक गुनवू की माँ को हर हफ्ते जितना लोन लिया है उसका 10% देना होगा और अगर एक बार भी नहीं दिया तो ये सीधा बढ़कर डबल हो जाएगा। गुनवू परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी ही सारा पैसा नहीं दिया तो लोन का ब्याज और बढ़ता ही जाएगा। और तो और गुनवू का घर भी गिरवी पड़ा हुआ है और उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। वुजिन गुनवू को टेंशन लेने से मना करता है और उसे खाना खिलाने अपनी एक आंटी के रेस्टोरेंट में ले आता है। वुजिन इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुका था। इसके बाद वुजिन अपने एक पुराने दोस्त से बात करने लगता है। वुजिन उससे विनती करता है कि इस बार पैसों का इंतजाम कर दो। गुनवू वुजिन को देखता है और अंदर आकर रोने लगता है। वो वुजिन के सामने अपने आंसुओं को छुपाता है। अब तभी वो आदमी वुजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वुजिन गुनवू को लेकर उसी लोन देने वाले आदमी के पास लाता है। वुजिन उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और स्माइल कैपिटल कंपनी वालों ने इसकी माँ के साथ स्कैम कर दिया है और अब उनका पैसा चुकाने के लिए इसे 100 मिलियन वॉन चाहिए। वुजिन इस आदमी से इतने पैसे उधार देने के लिए कहता है और वादा करता है कि जल्दी ही गुनवू ये सारे पैसे वापस कर देगा। लेकिन ये आदमी कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से मेरे लिए काम करना होगा। दरअसल ये आदमी भी म्योंगिल की तरह ही लोगों को पैसे देने के बाद उनसे जबरदस्ती करवाकर और लोगों को पिटवाकर ज्यादा पैसे निकलवाता था। गुनवू समझ जाता है कि वुजिन ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये पैसे लेने से मना कर देता है और वुजिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर वही लड़की युंजू उस आदमी यांग जे म्योंग का पीछा करती है और देखती है कि वो तो स्माइल कैपिटल के मैनेजर जुनमिन से मिल रहा है। युंजू उनकी एक फोटो खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी मून मिस्टर चोई के कहने पर एक अच्छा फाइटर और बॉडीगार्ड टाइप का लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन जितने भी लड़के इंटरव्यू देने आते हैं मून को कोई भी पसंद नहीं आता और मून सभी को भगा देता है। मगर तभी वुजिन उसके पास मदद के लिए कॉल करता है और मून तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है। वुजिन तुरंत गुनवू के साथ मून के पास आता है और मून इन्हें बताता है कि मिस्टर चोई एक आदमी की तलाश में है जो कि उनके काम में मदद कर सके और मिस्टर चोई बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मून इन दोनों की डिटेल्स ले लेता है ताकि मिस्टर चोई को दिखा सके। इसके बाद गुनवू वुजिन से इतनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। वुजिन पूछता है कि वैसे उस दिन तुमने कितने आदमियों को मारा था। गुनवू बताता है कि उस दिन उसने कम से कम 10-12 आदमियों को मारा होगा, लेकिन उनके लीडर म्योंगिल के साथ एक हाथी जैसा लंबा चौड़ा आदमी था जिसने मुझे मारकर कमजोर कर दिया। इधर दूसरी तरफ युंजो वापस मिस्टर चोई के घर आ जाती है। मून भी मिस्टर चोई को कॉल करके ये बात बता देता है कि उसने 2 लड़कों को ढूंढ लिया है। यहीं पर युंजू मिस्टर चोई को आकर बताती है कि उस आदमी यांग जे म्योंग ने गरीब लोगों की आईडी की मदद से कई अलग अलग कंपनी से लोन पर पैसे लिए हैं और फिर वो सारे पैसे स्माइल कैपिटल कंपनी के मैनेजर को दे दिए हैं। युंजू उन्हें जुनमिन की फोटो दिखाती है, लेकिन मिस्टर चोई जुनमिन को नहीं जानते थे। ये दोनों समझ जाते हैं कि यांग जे म्योंग तो बस स्माइल कैपिटल कंपनी के हाथों यूज हो रहा है और इस सब में सबसे बड़ा घाटा उन छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनीज का हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि जिस आईडी पर वो लोन दे रहे हैं वो तो किसी और की है। यही अब मिस्टर चोई युंजू से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक लड़के को रख लूं। वो युंजू के लिए परेशान थे, लेकिन युंजू मना करती है और यहाँ से चली जाती है।
इधर म्योंगिल गोल्फ खेल रहा था। तभी जंगडो म्योंगिल से पूछता है, आपने उस लड़के के चेहरे पर उस चाकू से निशान क्यों बनाया? इस पर म्योंगिल कहता है कि उसने मेरे आदमियों के सामने मेरे मुंह पर थूका था, इसीलिए अपने आदमियों में डर बनाए रखने के लिए मैंने उसके चेहरे का वो हाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई का ड्राइवर इनमुक गुनवू और वुजिन की जानकारी निकालकर मिस्टर चोई को दिखाता है और मिस्टर चोई को गुनवू ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो इन दोनों को बुलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गुनवू और वुजिन एक रेस्टोरेंट में मिस्टर चोई से मिलने आते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक वुजिन को अंदर जाने से रोक लेता है और गुनवू अकेले अंदर जाता है। वुजिन देखता है कि रेस्टोरेंट का ये मालिक तो मिस्टर चोई का काफी पुराना दोस्त है। यहीं पर गुनवू मिस्टर चोई से बात करता है। मिस्टर चोई को गुनवू काफी पसंद आता है। वो गुनवू को बताते हैं कि पहले मैं भी एक लोन शार्क हुआ करता था जो कि लोगों को पैसे लोन पर देता था, लेकिन अब मैं अपने पैसों से लोगों की मदद करता हूँ। मगर मेरे साथ एक लड़की है जो कि आजकल मुझसे लोन शार्क बनने का काम सीख रही है और इस काम में काफी खतरा है, इसीलिए मुझे किसी ताकतवर इंसान की जरूरत है जो कि उस लड़की की रक्षा कर सके। ये सुनकर गुनवू कहता है कि क्या मुझे लोगों से पैसे नहीं लेने होंगे? मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना होगा, तुम बस उस लड़की की हिफाजत करना। गुनवू ये सुनकर काफी खुश होता है और काम करने के लिए मान जाता है। मिस्टर चोई अब गुनवू से बातें करने लगते हैं और पूछते हैं कि वैसे तुमने बॉक्सिंग करना शुरू क्यों किया? इस पर गुनवू बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड ने ड्रिंक करना शुरू कर दी थी और फिर वो उसकी माँ को नशे में होकर मारा करते थे। तभी से गुनवू ने ताकतवर बनने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। और फिर जब वो 16 साल का हुआ तो उसकी मॉम का उसके डैड के साथ डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद से आज तक गुनवू ने अपने डैड को नहीं देखा है। ये बात सुनकर मिस्टर चोई भी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। मेरे डैड एक किसान थे, लेकिन एक साल बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और फसल खराब हो गई और हम लोग जमीन का किराया नहीं दे पाए, जिसके बाद जमींदार ने गुंडों को भेजा और पूरे गांव वालों के सामने मेरे डैड को पिटवाया और उनकी हालत खराब हो गई। और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इसीलिए हम अपने डैड को अस्पताल भी नहीं ले जा पाए, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। मिस्टर चोई कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनकर गरीब लोगों की मदद करूंगा ताकि जो परेशानियां मैंने उठाई हैं वैसी मुश्किलें किसी और को ना झेलनी पड़े। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये कहानी तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई है ताकि तुम्हें पता चल सके कि हर मुश्किल समय पार किया जा सकता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। वो जिन गुनवू के लिए काफी खुश होता है और कहता है कि देखना तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अंदर मिस्टर चोई भी रेस्टोरेंट के मालिक को, जो कि उनका दोस्त भी था, उसे बताते हैं कि वो लड़का गुनवू मुझे पसंद आया। वो अपने ड्राइवर इनमुक से कहते हैं कि उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए जल्द से जल्द उसके पास पैसे पहुंचा दो। यहीं पर गुनवू वुजिन को अपने घर लाता है। गुनवू की माँ वुजिन का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती हैं और इन दोनों को खाना बनाकर खिलाती हैं। अब तभी यहाँ पर मिस्टर चोई का वही ड्राइवर इनमुक आ जाते हैं। वो गुनवू को 100 मिलियन वॉन देते हैं और बताते हैं कि ये आपका एडवांस है और मिस्टर चोई ने आपको कल से काम पर आने के लिए कहा है। गुनवू ये सब देखकर रोने लगता है। फिर वो अपनी माँ को आकर ये पैसे देता है और बताता है कि मिस्टर चोई ने मुझे 2 साल के पैसे एडवांस में दे दिए हैं। गुनवू की माँ भी ये पैसे लेकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन गुनवू अपनी माँ को रोने से मना करता है और साथ ही वुजिन का फिर से शुक्रिया अदा करता है। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल उसी होटल वाले आदमी योंग से मिलने आ जाता है। तभी उसकी लवर मैडम एम म्योंगिल को बताती है कि ये आदमी आयल ग्रुप कंपनी के मालिक का बेटा है और जब पहले वाली कंपनी में मैं मैनेजर थी तो इस आदमी ने मेरे बॉस के साथ नशे में होकर बवाल कर दिया था और फिर अगले ही दिन मेरे बॉस के घर में टैक्स वालों की रेड पड़ गई। इस आदमी के परिवार के कनेक्शंस हर जगह हैं, इसीलिए तुम बचकर रहना। यहीं पर जंगडो भी देखता है कि उस आदमी होंग के साथ एक और आदमी आया हुआ है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। जंगडो भी म्योंगिल को सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। वो आदमी होंग म्योंगिल को बताता है कि ये मेरा कजन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है। यहीं पर होंग अपनी ड्रिंक अपने साथ लाया था और अब ये सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं। होंग म्योंगिल की बेइज्जती करने लगता है और होंग के कजन की वजह से उन्हें ये भी पता चल गया था कि म्योंगिल पहले जेल जा चुका है। यहाँ पर म्योंगिल के पास इन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी होंग कहता है कि अब हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमें होटल बनाने के लिए कहीं और से पैसे मिल गए हैं, इसीलिए आपसे अब डील खत्म। होंग अपने कजन के साथ यहाँ से चला जाता है। इस सबसे म्योंगिल को काफी गुस्सा आता है। वो जंगडो से कहता है कि इस आदमी के खिलाफ कुछ बड़ा तैयार करो, मुझे इसे सबक सिखाना है। वहीं अगले दिन गुनवू वुजिन के साथ मिस्टर चोई के बुक स्टोर में आ जाता है। वुजिन मिस्टर चोई से कहता है कि जिस तरह आपने गुनवू को काम पर रखा है उसी तरह मैं भी उसके साथ काम कर सकता हूँ और मैं इस काम को पहले से जानता भी हूँ, इसलिए आप हम दोनों को ही काम पर रख लीजिए। मिस्टर चोई भी मान जाते हैं और फिर इन्हें बताते हैं कि मैं बस तुम्हें सैलरी दूंगा, लेकिन युंजू ही डिसाइड करेगी तुम्हें काम पर रखना है या फिर नहीं, इसीलिए तुम्हें उसे भी इंटरव्यू देना होगा। ये बोलकर मिस्टर चोई यहाँ से चले जाते हैं। तभी इंतजार करते हुए गुनवू युंजू की एक फोटो को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उस दिन उस आदमी का पीछा कर रही थी। अब तभी वुजिन बुक स्टोर से एक बुक पढ़ने के लिए
बाहर निकालता है, लेकिन उसमें से कई सारे पैसे निकलते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि इस पूरे बुक स्टोर में बुक्स नहीं बल्कि पैसे रखे हुए हैं। अब तभी युंजू यहाँ पर आ जाती है। वो जिन और गुनवू से बताते हैं कि मिस्टर चोई ने हमें तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा है, लेकिन युंजू इन दोनों को काम पर रखने से मना करने लगती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जिन और उसकी थोड़ी बहस हो जाती है और वो जिन बाहर चला जाता है, लेकिन गुनवू उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मुझे बस 1 महीने का मौका दे दीजिए। युंजू कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे दादाजी से ले लो, वो तुम्हें पैसे उधार दे देंगे। गुनवू बताता है कि मिस्टर चोई ने मुझे पहले ही 2 सालों के पैसे एडवांस में दे दिए हैं, जिससे मैंने अपनी माँ का कर्जा उतार दिया है, क्योंकि स्माइल कैपिटल वालों ने मेरी माँ के साथ स्कैम किया था। स्माइल कैपिटल का नाम सुनकर युंजू इन दोनों से बात करने लगती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ ने स्माइल कैपिटल से लोन क्यों लिया था। गुनवू युंजू को सब बताता है कि कैसे उन्होंने उसकी माँ के साथ धोखा किया और उन्हें फंसा लिया, और जब वो गुंडों से अपनी माँ को बचा रहा था तभी स्माइल कैपिटल के मालिक ने उसके चेहरे पर चाकू से निशान बना दिया। अब इसके बाद युंजू इन दोनों को अपने साथ काम पर रखने के लिए मान जाती है और बताती है कि मिस्टर चोई पहले एक लोन शार्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो बस लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं, लेकिन कई बुरे लोग मिस्टर चोई की अच्छाई का फायदा उठाते हैं और उनका पैसा कभी वापस नहीं करते। युंजू कहती है कि उन्हीं में से एक आदमी है यांगजे म्योंग, जिसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मिस्टर चोई से 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे, जिसे उसने कभी भी वापस नहीं किया, और 6 महीने बाद मैंने उसे ढूंढ निकाला। वो अपने साथियों के साथ मिलकर भिखारी बनकर दूसरे सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों की आईडी चुरा रहा था और उन आईडीज की मदद से वो दूसरे लोन शार्क से पैसे लोन पर ले रहा था। युंजू कहती है कि हमें पता था वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा और कोई बड़ा इंसान उससे ये करवा रहा होगा। युंजू गुनवू को जुनमिन की फोटो दिखाती है और कहती है, इसे जानते हो? गुनवू जुनमिन को अच्छे से पहचानता था कि ये स्माइल कैपिटल का मैनेजर है। अब इसके बाद ये लोग अपने आज रात के काम पर निकल जाते हैं ताकि पता कर सकें कि यांगजे म्योंग एक रात में कितने लोगों की आईडी चुराता है। युंजू इन दोनों से कहती है कि कुछ भी हो जाए बीच में मत पड़ना। वो इन दोनों को एक टोपी पहनने के लिए देती है। इसके बाद यांगजे म्योंग अपने साथियों के साथ गरीब और बेघर लोगों की आईडी चुराने जाने लगता है। गुनवू और वो जिन उनका पीछा करते हैं। तभी यांगजे म्योंग एक आदमी के पास जाता है जिससे वो पहले भी आईडी ले चुका था, और वो आदमी यांगजे म्योंग को पहचान कर उससे अपनी आईडी वापस मांगने लगता है। ये देखकर यांगजे म्योंग उस आदमी को मारता है। गुनवू उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन वो जिन उसे रोकता है, मगर तभी वो आदमी जख्मी हो जाता है और ये देखकर गुनवू इन लोगों से आकर फाइट करने लगता है। गुनवू इन्हें मारकर गिरा देता है। तभी यांगजे म्योंग पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन उसे बचाने आया था। वो चाकू निकाल लेता है, मगर तभी वो जिन आकर उसके एक एक मारता है और यांगजे म्योंग अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। गुनवू उस आदमी को बचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है। वो जिन कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन इस आदमी की जान खतरे में थी, इसीलिए गुनवू एम्बुलेंस को बुला लेता है। मगर इस सब के बारे में जब युंजू को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इन दोनों की बात नहीं सुनती। युंजू इन दोनों को काम से निकालने लगती है। वो जिन उससे बात करता है और युंजू इन दोनों से बुक स्टोर में आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही वो कहती है कि अगर यांगजे म्योंग ने तुम्हें देख लिया है तो अब हम साथ में काम नहीं कर सकते। युंजू की फिर से वो जिन से बहस हो जाती है और युंजू इन्हें निकल जाने के लिए कहती है। गुनवू उसे लेकर जाने लगता है और युंजू को अपना जख्म दिखाकर कहता है कि स्माइल कैपिटल के मालिक ने मेरे चेहरे का ये हाल किया था। अगर तब भी मैं किसी इंसान को मरता हुआ देखकर उसकी मदद ना करूं तो मैं स्माइल कैपिटल के मालिक से अलग नहीं होऊंगा। ये कहकर अब गुनवू वो जिन के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद युंजू अपनी गलती समझ जाती है। वो इन दोनों को मैसेज करके सॉरी बोलती है और कल से दोबारा काम पर आने के लिए कहती है। इससे गुनवू और वो जिन काफी खुश होते हैं और साथ ही युंजू इन्हें देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ यांगजे म्योंग जुनमिन के पास आकर उसे बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। यांगजे म्योंग जुनमिन को सब बताता है कि उसने कई साल पहले एक आदमी से पैसे उधार लिए थे जो कि उसने कभी वापस नहीं किए, लेकिन अब कुछ समय पहले से उसी आदमी की एक लड़की मुझसे पैसे लेने आ गई है और जैसी टोपी उस लड़की ने पहनी थी वैसी ही टोपी उन दोनों लड़कों ने भी पहनी थी जो कि आज हमारा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर जुनमिन उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है कि उसने पैसे किससे और कब उधार लिए थे और वो लोग कौन हैं। इधर अगले दिन वो जिन युंजू को समझाता है कि कल क्या क्या हुआ था। अब तभी जुनमिन यांगजे म्योंग के साथ यहाँ पर आने लगता है। ये देखकर युंजू तुरंत ही शटर गिरा देती है और लाइट्स को भी बंद कर देती है। जुनमिन अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि स्टोर का मालिक कोई बड़ा आदमी है। वो कैमरे की तरफ देखता है और यहाँ से चला जाता है। युंजू को समझ नहीं आता कि इन्होंने स्टोर के बारे में आखिर पता कैसे लगाया। तभी गुनवू समझ जाता है कि टोपी की वजह से यांगजे म्योंग ने इन दोनों को पहचान लिया होगा कि ये दोनों युंजू के लिए काम करते हैं। अब तभी यहाँ पर मिस्टर चोई आ जाते हैं। वो काफी घबराए हुए थे। वो इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। युंजू उन्हें बताती है कि हम लोग यांगजे म्योंग को पकड़ना चाहते हैं ताकि उससे सारे पैसे वसूल सकें जो उसने गरीब और बेघर लोगों के नाम पर लोन में लिए हैं। ये सुनकर मिस्टर चोई युंजू पर नाराज होते हैं और युंजू भी कहती है
कि ग्रैंडपा अगर आप चाहो तो आपके साथी मिस्टर जंग 1 मिनट में उसे पकड़कर सब कुछ उगलवा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। युंजू गुनवू के चाकू के जख्म को मिस्टर चोई को दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। और युंजू कहती है कि अगर आप गरीबों की मदद ही करना चाहते हो तो पहले यांगजे मेोंग जैसे गुंडों को सबक सिखाना होगा। यहीं पर मिस्टर चोई गुनवू से पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान किसने बनाया। इस पर गुनवू बताता है कि ये स्माइल कैपिटल के मालिक ने बनाया है। गुनवू कहता है कि उसके गाल पर भी एक ऐसा ही निशान था। और ये बात सुनकर मिस्टर चोई और उनका ड्राइवर दोनों चौंक जाते हैं, यानी कि ये लोग भी कुछ न कुछ जानते हैं। अब मिस्टर चोई इन सभी को घर भेजकर अपने ड्राइवर इनमुक से कहते हैं कि तुरंत ही पता लगाओ क्या स्माइल कैपिटल का मालिक वही म्योंगेल है जिसे हम जानते थे, या फिर ये कोई और है। इधर ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ कैजुअल होकर बातें करने लगते हैं। ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और युंजू भी इनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। गुनवू और वूजिन युंजू से पूछते हैं कि क्या तुम मिस्टर चोई की कोई रिश्तेदार हो। इस पर वो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरे असली डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद मुझे एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया, लेकिन वो बहुत बेकार था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कई दिन सड़कों पर गुजारे और लोगों का छोड़ा हुआ खाना खाया और यहाँ तक कि कई जगह काम भी किया, लेकिन फिर मैं अनाथ आश्रम में वापस आ गई और मुझे 17 साल की उम्र में एक दूसरे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। मिस्टर चोई ही उस जगह को चलाते थे और वो हमेशा ही मुझसे अच्छी तरह से पेश आते थे। उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसीलिए अब मैं उनके लिए काम करती हूँ। गुनवू कहता है कि मिस्टर चोई सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और वूजिन युंजू से कहता है कि उस यांगजे मेोंग को हमारे स्टोर के बारे में पता चल गया है, तो हमें कुछ करना चाहिए। युंजू कहती है कि मैं इस बारे में मिस्टर चोई से बात करूंगी। वही म्योंगेल अब भी उस होटल में अपना कैसीनो बनाने की बात कर रहा था, क्योंकि जंगडो जल्दी ही उस आदमी होंग को फंसाने वाला था। इधर दूसरी तरफ वही आदमी होंग अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने लाता है और तभी एक आदमी उसे यहाँ पर कैद करके जंगडो को कॉल कर देता है। इसके बाद जंगडो के आदमी यहाँ पर आते हैं और होंग को बहुत बुरा पीटते हैं और फिर जंगडो भी यहाँ पर आकर उस आदमी होंग के कपड़े उतरवाकर उसे काफी टॉर्चर करता है और उसकी एक वीडियो बनवा लेता है ताकि इसके जरिए म्योंगेल होंग को ब्लैकमेल कर सके। म्योंगेल इस वीडियो को देखकर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई को उनका ड्राइवर बताता है कि स्माइल कैपिटल का मालिक वही म्योंगेल है जिसे हम जानते थे, और ये बात जानकर मिस्टर चोई हैरान रह जाते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर चोई एक लोन शार्क हुआ करते थे और उनके पास कई लोग काम करते थे और उन्हीं में से एक म्योंगेल भी था। लेकिन फिर एक दिन अचानक मिस्टर चोई को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। वो सभी आदमियों को 1-1 साल तक की सैलरी देने के लिए तैयार थे और इन्हीं दिनों में मून भी इनके साथ काम करता था। लेकिन यहाँ पर म्योंगेल की नजर मिस्टर चोई के सोने और उनके पैसों पर थी। अब एक रात जब मिस्टर चोई अपने घर पर थे तो तभी इनमुक, जो कि इस समय इस बिल्डिंग का बॉडीगार्ड हुआ करता था, वो मिस्टर चोई को कॉल करके बताता है कि आपकी बिल्डिंग में चोर घुस आए हैं। ये बात सुनकर मिस्टर चोई तुरंत ही अपनी कंपनी में आने लगते हैं। इधर बॉम्ब एक आदमी के साथ मिलकर मिस्टर चोई की तिजोरी का लॉक खुलवा रहा था, जिसके अंदर से खूब सारा सोना निकलता है और बॉम्ब उसे भरने लगता है। मगर तभी मिस्टर चोई यहाँ पर आ जाते हैं। इनमुक कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मिस्टर चोई उसे यहीं पर रोककर स्टिक लेते हैं और अंदर आकर बॉम्ब से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान वो बॉम्ब को काफी बुरा मारते हैं और लॉक खोलने वाले उसी आदमी से पूछते हैं कि आखिर तू कौन है और तुझे किसने भेजा है। लेकिन अब तभी म्योंगेल भी यहाँ पर आकर मिस्टर चोई के चाकू मारता है और उन्हें बहुत बुरा मारने लगता है। मिस्टर चोई और म्योंगेल के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। मिस्टर चोई अपने प्राइम में काफी ताकतवर थे। वो म्योंगेल को काफी बुरा पीटकर उसके चेहरे पर चाकू मारने लगते हैं और वो चाकू पूरी तरह से नहीं लग पाता और बॉम्ब उठकर मिस्टर चोई को मारने लगता है। बॉम्ब मिस्टर चोई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और इसी हादसे में मिस्टर चोई के दोनों पैर खराब हो जाते हैं और इसी फाइट से म्योंगेल के चेहरे पर वो निशान आता है। यहाँ पर बॉम्ब काफी घबराया हुआ था, लेकिन म्योंगेल उसे शांत करता है और ये लोग मिस्टर चोई का सोना चुराने लगते हैं। तभी बॉम्ब देखता है कि मिस्टर चोई नीचे से गायब हो गए हैं। वो ये बात म्योंगेल को बताता है। म्योंगेल उसे यहाँ से भेजकर इस जगह को आग लगा देता है। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर चोई इस सब को याद कर रहे थे। उनका ड्राइवर इनमुक उन्हें घर तक छोड़ता है और युंजू मिस्टर चोई से इस बारे में बात करती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूर रहना होगा। वो लोग इंसानों को जान से मारने के लिए भी दूसरी बार नहीं सोचेंगे और अब पहले हमें बुक स्टोर को वहाँ से हटाना होगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूँ, मेरे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। युंजू अब उनसे कुछ भी नहीं कहती। इधर दूसरी तरफ हम म्योंगेल को देखते हैं, जो कि अपने एक सेफ लॉकर से एक चाबी निकालता है। साथ ही उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव भी रखी हुई थी। इसके बाद म्योंगेल बॉम्ब के साथ पोर्ट पर मौजूद कई सारे कंटेनर्स के पास आता है। वो एक कंटेनर को खोलता है जिसके अंदर उसने मिस्टर चोई से चुराया हुआ सोना रख रखा था। म्योंगेल बॉम्ब से कहता है कि अगर कोरिया में हमारा यह बिजनेस फेल भी हो गया तो हम वियतनाम भाग जाएंगे और इतने सोने से अपनी बाकी की जिंदगी राजा की तरह जी सकते हैं। म्योंगेल कहता है कि अपने सभी आदमियों में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही करता हूँ बॉम्ब, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। इधर वूजिन और गुनवू युंजू को लेकर वूजिन की उन्हीं आंटी के रेस्टोरेंट में आ जाता है,
लेकिन यहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ की थी और वुजिन की आंटी काफी डरी हुई थी। वो वुजिन को बताती हैं कि मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब अचानक से वो लोग मुझसे पैसे मांगने आ गए और उन्होंने ये सब कुछ तोड़ दिया। वुजिन को पता चलता है कि उसकी आंटी ने उसी आदमी से पैसे लिए थे जिसके पास वुजिन सबसे पहले पैसे मांगने गया था। वुजिन उससे कहता है कि उनसे इतनी जल्दी पैसे मत मांगो, लेकिन वो आदमी बताता है कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है। एक आदमी ने गरीब और बेघर लोगों की आईडी दिखाकर मुझसे पैसे लोन पर ले लिए और वो भाग गया। ये बात सुनकर युंजू समझ जाती है कि ये काम यांग जिम्योंग ने ही किया होगा। ये बात सुनकर अब गुनवू और वुजिन कहते हैं कि हमें अब इस आदमी यांग जिम्योंग को पकड़ना ही होगा। ये लोग अब यांग जिम्योंग के घर के पास आकर कार को रोक लेते हैं ताकि जैसे यांग जिम्योंग बाहर आए तो ये लोग उसका पीछा कर सकें। लेकिन यांग जिम्योंग का एक आदमी ये चीज देख लेता है और यांग जिम्योंग जुनमिन को कॉल करके ये सब बताता है। फिर कुछ समय बाद यांग जिम्योंग बेघर लोगों की आईडी चुराने निकल जाता है और ये सभी लोग भी उनका पीछा करते हैं। गुनवू और वुजिन एक टनल में यांग जिम्योंग के पीछे जाते हैं और युंजू बाहर ही रुकती है, लेकिन तभी यांग जिम्योंग इन्हें देखकर कहता है कि बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम हमारा पीछा कर रहे हो। इधर बाहर अब कई सारे और भी आदमी गुनवू और वुजिन को मारने आने लगते हैं। युंजू ये देखकर समझ जाती है कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। वो तुरंत ही मिस्टर चोई को कॉल करके सब बताती है और मदद भेजने के लिए कहती है। यहीं पर टनल में अब सारे आदमी गुनवू और वुजिन को घेर लेते हैं, लेकिन गुनवू और वुजिन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एक आदमी ली दुयोंग को देखते हैं जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ था, लेकिन तभी उसके पास मिस्टर चोई की कॉल आती है। इधर टनल में गुनवू और वुजिन अकेले ही उन सभी गुंडों से भिड़ जाते हैं। यहीं पर जुनमिन देख लेता है कि ये तो उसी कैफे वाली औरत का बेटा है। जुनमिन तुरंत अपने आदमियों से उस कैफे वाली औरत का एड्रेस निकालने के लिए कहता है और वहीं पर जाने लगता है। इधर गुनवू और वुजिन उन आदमियों को काफी बुरा पीट रहे थे। उन आदमियों के पास हथियार होने की वजह से वो लोग गुनवू और वुजिन पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर बॉक्सिंग के मूव्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारते हैं। और इसके बाद युंजू भी स्टिक लेकर यहाँ पर आती है और इन्हें मारकर टेजर से शॉक देकर बेहोश करने लगती है। कुछ ही समय में ये तीनों मिलकर इन सभी आदमियों को बेहोश कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यांग जिम्योंग जुनमिन के कहने पर गुनवू की मां को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है, मगर तभी उसी रेस्टोरेंट का मालिक जंग यहाँ पर आ जाता है। वो भी फाइटिंग और चाकू चलाने में एक्सपर्ट था। वो इन्हें यहीं मारकर गिरा देता है और यांग जिम्योंग ये देखकर गुनवू की मां को लेकर भागता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक भी भागता हुआ आता है और ये देखकर यांग जिम्योंग गुनवू की मां को रास्ते में फेंक कर यहाँ से भागकर चला जाता है। जंग देखता है कि गुनवू की मां अब ठीक है, इसीलिए वो यांग जिम्योंग के पीछे जाता है और जंग यांग जिम्योंग की पैरों की नसें काट देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ली दोयोंग मिस्टर चोई के कहने पर गुनवू और वुजिन और युंजू की मदद के लिए टनल के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि बच्चों ने तो इन सभी गुंडों की बैंड बजा दी है, इसलिए दोयोंग एक आदमी को बेहोश करके यहाँ से चला जाता है। वहीं वो तीनों बुक स्टोर में वापस आ चुके थे और तभी गुनवू के पास उसकी मां की कॉल आती है। वो मिस्टर चोई के घर में थी। मिस्टर चोई उन तीनों को तुरंत घर बुलाते हैं। इसके बाद मिस्टर चोई इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि युंजू तुम मेरी दुनिया हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती, इसीलिए अब से तुम इस काम से दूर रहोगी और बड़े ही इस काम को संभालेंगे। गुनवू कहता है कि मैं भी उन्हें पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मिस्टर चोई मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये अब जंग बन चुकी है जो कि किसी न किसी की मौत के साथ ही खत्म होगी। इसीलिए मिस्टर चोई इन सभी से दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को पता चल चुका है कि गुनवू की मां कहां पर रहती हैं, इसीलिए कल ही तुम उन्हें हमारे वाले अनाथ आश्रम में ले जाना, वहां पर वो सेफ रहेंगी। इसके बाद मिस्टर चोई उसी रेस्टोरेंट के मालिक जंग से बात करते हैं जो कि मिस्टर चोई के साथ पहले भी काम करता था। जंग कहता है कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा और म्योंगल को भी मार दूंगा। मिस्टर चोई अपने ड्राइवर इनमुक से म्योंगल की सारी जानकारी निकालने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी तिजोरी खोलते हैं जिसके अंदर ढेर सारा सोना और पैसे रखे हुए थे और मिस्टर चोई उनमें से एक गन निकालकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं अगले ही दिन म्योंगिल अपने प्राइवेट डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाता है। उस डॉक्टर के साथ म्योंगिल ने डील कर रखी थी और पिटने के बाद म्योंगिल के सारे आदमी यहीं पर इलाज कराने आते थे। यहाँ पर यांग जिम्योंग और उसके साथी भी म्योंगिल को बताते हैं कि जिस आदमी ने हम पर हमला किया वो चाकू चलाने में एक्सपर्ट था। और ये बात सुनकर म्योंगिल समझ जाता है कि अब इस खेल में मिस्टर चोई के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी कि जंग और ली दोयंग भी आ गए हैं। इधर जंग लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंग का साथी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन जंग उसे मना कर देता है। इसके बाद वो तैयार होकर ली दोयंग से मिलता है। ये दोनों कई सालों बाद मिल रहे थे और दोनों काफी खुश थे कि आखिरकार इन्हें म्योंगिल को मारकर अपने साथियों की मौत का बदला लेने का मौका मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल अब अपने साथियों को बताता है कि कई साल पहले मिस्टर चोई के लिए 5 चाकूबाज काम करते थे। वो चाकूबाज इतने एक्सपर्ट थे कि अकेले वो पूरी की पूरी गैंग्स का सफाया कर देते थे। इसीलिए हमने उन्हें अलग अलग करके चाकूबाजों पर गैंग भेजकर हमला करवाया, जिससे हमने 3 को तो मरवा दिया, लेकिन 2 आज भी जिंदा हैं। म्योंगिल कहता है कि वो अलग अलग थे, इसी वजह से हम उन्हें मार पाए, लेकिन उनमें से 2 आज भी जिंदा हैं, ली दोयंग और जंग। म्योंगिल इन सभी को बताता है कि आज भी मिस्टर चोई के पास ढेर सारा पैसा और सोना है। इसी वजह से म्योंगिल
जंगडो और बॉन्ग को बुक स्टोर में जाकर पैसा चुराने के लिए कहता है। वहीं पर गुनवू और वुजिन गुनवू की माँ के लिए अनाथ आश्रम में कमरा देखने जाते हैं। इधर ली दोयंग अपने आदमियों से मिलकर म्योंगिल के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि म्योंगिल ने आयल ग्रुप वालों के बड़े बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा कर एक वीडियो बना ली है, जिससे अब वो होंग को ब्लैकमेल करके उसके होटल में अपने लिए कसिनो बनवा रहा है। इसके बाद इनमुक भी जंगडो और जुनमिन की जानकारी निकालकर मिस्टर चोई और दोनों चाकूबाजों को बताते हैं और ये लोग कल ही उन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जंग मिस्टर चोई को आइडिया देता है कि हमारे पास लोग कम हैं, इसलिए तीनों बच्चों को ही बुक स्टोर से पैसे लाने भेज देना चाहिए। मिस्टर चोई मना करते हैं, लेकिन ली दोयंग कहता है कि वो बच्चे फाइटिंग में काफी बढ़िया हैं। जब तक मैं उनकी मदद करने के लिए टनल में पहुंचा था, उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया था। ये बात सुनकर मिस्टर चोई मान जाते हैं। इधर गुनवू की माँ गुनवू, वुजिन और युंजू को खाना बनाकर खिलाती हैं। गुनवू की माँ युंजू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं और इससे युंजू को भी काफी अच्छा लगता है। अब तभी इनके पास मैसेज आता है कि रात में बुक स्टोर से सारे पैसे निकालकर घर पर ले आना। यहीं पर जंग और ली दोयंग म्योंगिल और उसके आदमियों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और यहीं आधी रात होने पर युंजू गुनवू और वुजिन के साथ बुक स्टोर में जाने लगती है ताकि वहां से जल्द सारा पैसा निकाला जा सके। ये तीनों बुक स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन जंगडो और बॉम इनका पीछा कर रहे थे और फिर अंदर आने के बाद युंजू सीसीटीवी में देखती है कि बॉम गुनवू और वुजिन के पास एक रूम में जा रहा है। बॉम वहां पर आकर रूम का डोर लॉक कर देता है। युंजू उन दोनों को बचाने भागती है, लेकिन जंगडो पीछे से आकर उसके एक बैट मारता है और युंजू से उसका टेजर छीनकर उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। इधर गुनवू और वुजिन बॉम को देखते हैं। गुनवू उसे देखकर तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वुजिन से कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उस दिन मुझे मारा था। इसके बाद दोनों मिलकर बॉम पर हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर बॉम को बहुत बुरा मारने लगते हैं। बॉम के पिटने की आवाज जंगडो को भी आती है और तभी युंजू उससे अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाती है। वो अपने हाथों को आगे करती है और स्टिक निकालकर जंगडो से फाइट करने लगती है। वो हाथों के बंधे होने के बाद भी जंगडो को मारकर उठाकर पटक देती है। जंगडो दोबारा उठकर उसे मारता है, लेकिन युंजू उस पर भारी पड़ रही थी और वो जंगडो को बेहोश करके चाबी ले लेती है और अपने हाथ खोलकर उसे बांध देती है। इसके बाद वो गुनवू और वुजिन के पास जाने लगती है। इधर गुनवू और वुजिन बॉम से लड़ रहे थे, तभी बॉम एक हथियार से वुजिन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी गुनवू उसे बचा लेता है। गुनवू के उस पंच से बॉम के कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद गुनवू बॉम को बहुत बुरा मारने लगता है, जिससे बॉम यहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन गुनवू इतना गुस्से में था कि वो रोक ही नहीं रहा था। वुजिन उसे रोकता है और कहता है कि बस करो, अब हमें इसे बांध देना चाहिए। ये लोग बॉम को यहीं पर बांध देते हैं। तभी युंजू भी यहाँ पर आ जाती है। वो इन दोनों के साथ बाहर आती है, लेकिन जंगडो खुद को छुड़ाकर यहाँ से भाग गया था। लेकिन ये लोग पैसे निकालने पर फोकस करते हैं और स्टोर में जाने लगते हैं। इधर बाहर जंगडो म्योंगिल के पास फोन करके बताता है कि उन बच्चों ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और मैं जख्मी भी हो गया हूँ। जंगडो कहता है कि मेरी हालत काफी खराब है, क्या मैं पहले डॉक्टर के पास चले जाऊँ? लेकिन म्योंगिल साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर बिना पैसे लिए तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढकर मार दूंगा। इसके बाद जंगडो कई सारे और लोगों को फोन करके यहाँ पे बुलाता है। इधर ये तीनों सारे पैसे निकालकर बॉक्स में भरते हैं और उन्हें गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद युंजू गुनवू को गाड़ी में जाने के लिए कहती है और वुजिन के साथ आकर एक लॉकर में रखा हुआ सोना निकालने लगती है। ये लोग सोने और डॉलर्स को एक बैग में भरते हैं। इधर जंगडो बॉम को कॉल कर रहा था, लेकिन बॉम अब भी बेहोश था और यहीं पर अब युंजू सोने से भरे हुए बैग दूसरी गाड़ी में रखती है और निकलने के लिए तैयार हो जाती है। मगर तभी जंगडो अपने और साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। युंजू गुनवू को कॉल करती है और कहती है कि ठीक मेरे पीछे रहना। इसके बाद ये लोग दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालते हैं और इन लोगों से बचकर भागने लगते हैं। जंगडो के आदमी भी अपनी गाड़ियों से इनका पीछा करते हैं। तभी युंजू गुनवू की कार को आगे भेज देती है और जंगडो की कार को टक्कर मारकर खराब कर देती है। इसके बाद जंगडो दूसरी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करता है और इसी तरह भागते हुए ये लोग एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जंगडो के आदमी अब भी इनके पीछे थे। एक आदमी युंजू की कार को टक्कर मारने लगता है। युंजू उसे चकमा देकर उसके पीछे आ जाती है और उसकी गाड़ी को पलट देती है, मगर अब इस वजह से इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। गुनवू अपनी कार को आगे रोक लेता है और युंजू और वुजिन सोने से भरे हुए बैग निकालकर उसकी तरफ भागने लगते हैं, मगर जंगडो के आदमी भी भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहे थे। बैगों का वजन काफी ज्यादा था, इसलिए इन दोनों को बैग यहीं पर फेंकने पड़ते हैं और ये दोनों गुनवू की गाड़ी में बैठकर इन लोगों से बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ इस सीरीज के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है जंग और मिस्टर चोई से। जंग मिस्टर चोई को बता रहा था कि म्योंगिल ने कई बड़े बड़े आदमियों को भी लोन देकर अपने अंडर कर रखा है। मिस्टर चोई बताते हैं कि उसने जब पहली बार मुझसे काम मांगा था तो उसने कहा था कि वो सुधरना चाहता है। हालांकि मुझे पता था कि वो गुंडा रह चुका है और जेल भी जा चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक मौका दिया, मगर फिर उसने मेरे ही पैसे चुरा कर ये काम करना शुरू कर दिया। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जंग के पास कॉल आती है और उसे भी सब पता चल जाता है। जंग मिस्टर चोई को बताता है कि बच्चे स्टोर से पैसे निकालने गए थे, लेकिन म्योंगिल के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ये बात सुनकर मिस्टर चोई घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि बच्चे ठीक तो है ना? जंग कहता है कि वो सब तो ठीक हैं, लेकिन सोने के बैग उन्हें बीच में ही छोड़ने पड़े। मगर मिस्टर चोई को सोना जाने का कोई गम नहीं होता, वो खुश थे कि बच्चे ठीक हैं।
जंग कहता है कि उन्होंने म्योंगिल के एक आदमी को मारकर स्टोर में बांध दिया है। जंग पूछता है कि अब हम उसके साथ क्या करें। इस पर मिस्टर चोई कहते हैं कि म्योंगिल ने भी बिल्कुल मेरी ही तरह किसी हॉस्पिटल से डील कर रखी होगी और वो आदमी जरूर वहीं पर जाएगा, तुम उसका पीछा करवाओ। इधर बॉम्ब को होश आ चुका था, वो अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली दो यंग यहाँ पर आकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं वो तीनों पैसे लेकर मिस्टर चोई के घर पहुंच जाते हैं। जंग उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने आज अच्छा काम किया और जंग कल इन्हें रेस्टोरेंट में आकर लंच करने के लिए कहता है। मिस्टर चोई युंजू से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। युंजू हाँ करती है, लेकिन उसे दुख था कि उसकी वजह से मिस्टर चोई का इतना सारा सोना म्योंगिल के हाथों में चला गया। इधर दुयोंग बॉम्ब का पीछा करते हुए उसी हॉस्पिटल का पता लगा लेता है और वापस चला जाता है। अगले दिन जंगडो म्योंगिल को सब बताता है कि रात में क्या क्या हुआ था और बॉम्ब को काफी चोट लग गई है और वो बच्चे पैसे लेकर भाग गए। ये बात जानकर म्योंगिल जंगडो से कहता है कि सीसीटीवी की मदद से ये पता लगाओ कि उनकी गाड़ियां कहाँ तक गईं, और म्योंगिल जुनमिन से मिस्टर चोई के घर का एड्रेस निकालने के लिए कहता है। इसके बाद म्योंगिल जंगडो से अकेले में बात करता है और पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उन्होंने बॉम्ब को अकेला क्यों छोड़ा होगा। जंगडो समझ जाता है कि उन्होंने बॉम्ब का पीछा करके हॉस्पिटल का पता लगा लिया होगा, इसीलिए म्योंगिल उससे कहता है कि अपने आदमियों को हथियारों के साथ हॉस्पिटल में पेशेंट बनाकर भेज दो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई गुनवू से कहते हैं कि मैंने जो पैसे तुम्हें एडवांस में दिए थे वो अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कल तुम जितने पैसे बचाकर लाए थे वो बहुत ज्यादा हैं। ये बात सुनकर गुनवू मिस्टर चोई का शुक्रिया अदा करता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि अब तुम चाहो तो इस काम को छोड़कर अपनी माँ के साथ कहीं दूर जाकर एक कैफे खोल सकते हो, लेकिन गुनवू कहता है कि म्योंगिल को पकड़वाने में मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। दोनों बात करके काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये तीनों जंग के रेस्टोरेंट में फिश खाने आ जाते हैं। यहाँ पर युंजू पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना होगा। जंग बताता है कि हमें म्योंगिल के उस आदमी जंगडो को पकड़ना होगा, क्योंकि जब भी म्योंगिल कोई इलीगल काम या फिर कोई गलती करता होगा तो वो आदमी जंगडो ही सरकार के आदमियों को पैसे खिलाकर सारी बातों को दबा देता होगा। जंग कहता है कि हमें जंगडो को पकड़कर उससे कुछ ऐसा उगलवाना होगा जिससे हम म्योंगिल के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें और उसे पकड़वा सकें। इस तरह म्योंगिल की कंपनी खत्म हो जाएगी। अब तभी दोयोंग भी यहाँ पर आ जाता है। वो पहली बार इन तीनों से मिलता है और इनकी फाइटिंग की काफी तारीफ करता है। इसके बाद जंग दोयोंग को बताता है कि तुम्हें आज ही म्योंगिल के आदमियों पर हमला करना होगा और ये लोग भी हमारी मदद करेंगे। गुनवू, वुजिन और युंजू भी इनकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार थे। जंग कहता है कि हमें आज रात ही उन पर हमला करना होगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि युंजू दोयोंग के साथ जुनमिन को मारने जाएगी और गुनवू और वुजिन जंग के साथ हॉस्पिटल जाएंगे। अब इसके बाद जंग गुनवू और वुजिन को चाकू चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। वहीं पर दोयोंग युंजू को एक नई बाइक दिलाकर उसे ड्राइव करते हुए फाइटिंग करना सिखाता है। अब इसके बाद रात में हॉस्पिटल में बॉम्ब कुछ लड़कों को देखता है जिनके लेट आने की वजह से बॉम्ब पिटा था। बॉम्ब उन्हें मारने लगता है। इसी दौरान जंग भी वुजिन और गुनवू के साथ यहीं पर आ जाता है। वहीं पर दोयोंग और युंजू जुनमिन का इंतजार कर रहे थे। अब तभी दोयोंग के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, लेकिन काम की वजह से वो अपनी वाइफ की कॉल नहीं उठाता। इसके बाद जब जुनमिन युंजू और दोयोंग के सामने आता है तो दोयोंग बाइक से आकर उसके गले को काट देता है, मगर म्योंगिल ने पहले ही जुनमिन पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को भेज रखा था और वो अब दोयोंग पर हमला कर देते हैं। यहीं पर एक आदमी एम्बुलेंस को भी कॉल करता है ताकि जुनमिन को हॉस्पिटल ले जाया जा सके और बाकी आदमी दोयोंग को मारने लगते हैं। मगर तभी युंजू यहाँ पर आकर उन्हें मारती है और दोयोंग भी उठकर बाकियों को मारने लगता है और सबको निपटा कर ये दोनों निकल जाते हैं और इस बात की खबर जंग को भी दे देते हैं। इसके बाद जंग गुनवू और वुजिन के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर जंगडो दिखता है। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं और जंगडो को पकड़ लेते हैं। एक आदमी ये देख लेता है, लेकिन वुजिन उसे भी मारकर खत्म कर देता है। ये लोग जंगडो को पकड़कर किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई अब भी गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि जंग ने म्योंगिल के खास आदमी को किडनैप कर लिया है। वो लोग जंगडो को एक जगह पर लेकर जाते हैं। जंग गुनवू और वुजिन से नमक और पानी लाने के लिए कहता है। गुनवू और वुजिन युंजू से पूछते हैं कि जुनमिन का क्या हुआ। युंजू बताती है कि दोयोंग ने उसका गला काटकर उसे मार डाला। ये बात सुनकर दोनों काफी हैरान होते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सारी बात लोगों की जान तक पहुंच जाएगी। ये दोनों नमक और पानी लेकर जाने लगते हैं। वहीं उन दोनों ने जंगडो को बांध दिया था और मिस्टर चोई कहते हैं कि उन बच्चों को भी ये सब देखने देना ताकि वो समझ सकें कि इसमें कितना खतरा है। इसके बाद मिस्टर चोई भी वहीं पर आने लगते हैं। इधर म्योंगिल हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां सीसीटीवी की फुटेज से इन्हें पता चलता है कि जंगडो को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही म्योंगिल को पता चलता है कि जुनमिन की जान तो बच गई है, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया है। म्योंगिल अब तुरंत ही इन लोगों की गाड़ियों के नंबर से इनका एड्रेस निकालने के लिए कहता है। वहीं जंग और दोयोंग इन तीनों के सामने ही नमक के पानी को जंगडो के जख्म पर लगाकर उसे टॉर्चर करते हैं और म्योंगिल के सारे राज बताने के लिए कहते हैं। युंजू से ये सब देखा नहीं जाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बाहर चली जाती है। अब तभी मिस्टर चोई भी यहाँ पर आ जाते हैं। युंजू उनसे कहती है कि आपने मुझे वो सब देखने के लिए क्यों कहा। मिस्टर चोई कहते हैं कि अब ये एक जंग बन चुकी है जो कि मेरी या फिर म्योंगिल की मौत के साथ ही खत्म होगी और मैं चाहता था कि तुम देखो इसमें कितना खतरा है और इससे दूर रहो।
युंजू मिस्टर चोई से गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर चोई अपने ड्राइवर को युंजू के पीछे भेजते हैं और गुनवू से कहते हैं कि अगर तुम म्योंगल के सामने आ जाओ तो बाकियों की रक्षा करना। मिस्टर चोई अब जंगडो के सामने आ जाते हैं, मेंटली मैनिपुलेट करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी इस हालत की एक फोटो खींचकर म्योंगल को भेज दूं तो वो यही सोचेगा कि तुमने सब कुछ बता दिया और फिर म्योंगल तुम्हें ढूंढकर बिना कुछ पूछे ही तुम्हें मार डालेगा। मिस्टर चोई जंगडो से कहते हैं कि अगर तुम म्योंगल के बारे में मुझे सब कुछ बता दो तो हम लोग तुम्हें म्योंगल से बचा लेंगे और बदले में इतने पैसे देंगे जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकोगे। जंगडो के पास अब कोई चारा नहीं बचता, वो इनकी सारी बातें मान लेता है और इन्हें बताता है कि मैं और बॉम जंगडो के छोटे मोटे कामों को संभालते हैं और कुछ दिन पहले हमने म्योंगल के कहने पर आयल ग्रुप वालों के बड़े बेटे की कपड़े उतरवा कर एक वीडियो बनवाई थी जिससे म्योंगल अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जंगडो बताता है कि ऐसे ही और 50 लोग हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और म्योंगल ये सारी वीडियोस अपने पास एक हार्ड ड्राइव में रखता है जो कि उसने अपने बेडरूम के लॉकर में रख रखी हैं। लेकिन वो हार्ड ड्राइव एक जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है और म्योंगल जब चाहे उसे अपने फोन के जरिए जलाकर खत्म कर सकता है। जंगडो म्योंगल के गैंग के बारे में भी इन्हें बताता है और कहता है कि जब भी म्योंगल किसी भी इंसान को जान से मार देता है तो उसी गैंग का लीडर अपने आदमियों के साथ आता है और उस बॉडी को लेकर चला जाता है। वो लोग बॉडी को इस तरह खत्म करते हैं कि किसी को कोई सुराग भी नहीं मिलता। ये सारी बातें जानकर ये लोग जंगडो को कुछ समय तक एक होटल में रहने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्योंगल फिर से होंग से मिलने आता है। वो होंग और उसके पुलिस ऑफिसर कजन को ब्लैकमेल करके कहता है कि आज तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज होगी, एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और दूसरे आदमी की गर्दन काटकर भाग गया। म्योंगल उसे गाड़ी का नंबर बताता है और कहता है कि जल्द से जल्द ये पता लगाओ कि वो बाइक कहाँ गई। म्योंगल इन्हें धमकी देता है कि 10 बजे तक अगर तुमने उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाया तो मैं तुम्हारे भाई की वीडियो को इंटरनेट पर डाल दूंगा। इसके बाद म्योंगल होंग के फोन को भी अपने पास ही रख लेता है और चला जाता है। इधर होंग का कजन अब पुलिस स्टेशन में आता है और उसकी बाइक का पता निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंग बताता है कि मैंने म्योंगल की उस गैंग के बारे में पता किया। वो लोग मरे हुए इंसान की बॉडी को टुकड़ों में कर देते हैं और हड्डियों को पीसकर पानी में बहा देते हैं। इससे म्योंगल जिन्हें भी मारता है उसके बारे में कभी कुछ भी पता नहीं चल पाता। ये सारी बातें सुनकर गुनवू और वुजिन हैरान रह जाते हैं। दोयंग और जंग गुनवू और वुजिन को बताते हैं कि म्योंगल कसिनो को इसीलिए बनवाना चाहता है ताकि उसमें जुआ खेलने वाले लोगों को वो अपनी कंपनी से लोन दे सके और इस तरह वो कसिनो को अपने लोन बिजनेस से जोड़कर बहुत सारा पैसा बनाने लगेगा। इधर दूसरी कार में मिस्टर चोई युंजू से कहते हैं कि म्योंगल ने मुझसे जो पैसा चुराया था वो बहुत सारा है, एक बार हमें वो पैसा वापस मिल गया तो हम सभी लोग रोम घूमने जाएंगे। ये दोनों एक दो पल के लिए हंसते हुए बात करते हैं और वादा करते हैं कि ये लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ म्योंगल अपने शरीर को हथियारों से लेस कर रहा था और मिस्टर चोई पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। वहीं पर होंग का कजन दुयोंग की गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक करने में लगा हुआ था और इधर मिस्टर चोई सबसे कहते हैं कि हमें आयल ग्रुप के बड़े बेटे होंग को भी अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। वो लोग भी म्योंगल को मारना चाहते होंगे। ये लोग अब उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने के बारे में सोचते हैं ताकि आयल ग्रुप वालों का बड़ा बेटा होंग भी इनके साथ शामिल हो सके। इसके बाद ये सभी लोग ड्रिंक पीने लगते हैं। गुनवू ड्रिंक नहीं करता लेकिन वो इन्हें सर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ होंग का कजन अपने भाई होंग के लिए रात भर काम में लगा हुआ था लेकिन उसे भी म्योंगल पर काफी गुस्सा आ रहा था। इधर वुजिन काफी ज्यादा पीकर बेहोश हो जाता है। गुनवू और युंजू उसे रूम तक छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोयोंग और जंग साथ में बैठे हुए थे। तभी दोयोंग के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है। दोयोंग अब जंग को बताता है कि मेरी एक वाइफ है जो कि अब माँ बनने वाली है और डिलीवरी 2 महीने बाद होगी। ये बात जानकर जंग उसके लिए परेशान हो जाता है। दोयोंग कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि तुम मुझे फिर ये काम नहीं करने देते। जंग अब दोयोंग को कुछ पैसे देकर घर जाने के लिए कहता है। यहीं पर मिस्टर चोई गुनवू से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि युंजू के असली डैड मिस्टर चोई के काफी अच्छे दोस्त थे और जब मिस्टर चोई ने युंजू को अनाथ देखा तो उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक अनाथ आश्रम ही खरीद लिया। लेकिन क्योंकि युंजू को अनाथ आश्रम में रहना पसंद नहीं था इसलिए मिस्टर चोई युंजू को खुद पालने लगे और मिस्टर चोई ने उसे सब कुछ सिखाया। साथ ही मिस्टर चोई को पता चला था कि युंजू के डैड यानी उनके दोस्त ने खुद की जान ली थी। इसलिए मिस्टर चोई जंग और दुयोंग से कहते हैं कि पता करो उसने खुद की जान क्यों ली। मिस्टर चोई की बात मानकर जंग और दुयोंग इस बारे में पता करने जाते हैं और एक औरत से इन्हें पता चलता है कि युंजू के डैड ने किसी से लोन लिया था और वो काफी अच्छे इंसान थे लेकिन लोन शार्क वालों ने उनके साथ स्कैम कर दिया और वो लोग रोज उनसे पैसे लेने आने लगे और उन्हें काफी मारकर उन्हें बेइज्जत भी किया। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर चोई बताते हैं कि युंजू के डैड ने मुझसे ही वो लोन लिया था लेकिन मैंने अपने आदमियों को कभी भी नहीं भेजा और फिर मुझे पता चला था कि म्योंगल जो कि उस समय मेरे साथ काम करता था वही बॉम्ब के साथ जाकर लोगों को धमकाता था और जबरदस्ती उनसे ज्यादा पैसे लेता था। मिस्टर चोई को ये सोचकर काफी दुख होता है कि उनकी वजह से म्योंगल ने काफी सारे लोगों का फायदा उठाया। गुनवू मिस्टर चोई से कहता है कि आप दुखी मत होइए, आप तो काफी अच्छे इंसान हैं जिन्होंने हम सभी और ना जाने कितने लोगों पर एहसान किए हैं।
मिस्टर चोई को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो गुनवू से कहते हैं कि तुम भी चिंता मत करना, एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हारे लिए एक बॉक्सिंग जिम बनवाऊंगा जिसके ग्राउंड फ्लोर पर तुम्हारी माँ का एक बड़ा सा कैफे होगा और तुम्हें उस बिल्डिंग का कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। गुनवू को समझ नहीं आता कि वो मिस्टर चोई से क्या कहे, वो बस उन्हें थैंक्स ही कह पाता है। वहीं दूसरी तरफ दुयोंग ड्रिंक करने के बाद टैक्सी से अपने घर जाने लगता है। इधर होंग का कजन भी ये पता लगा लेता है कि वो लोग जंगडो को लेकर किस एड्रेस पर गए थे। होंग तुरंत ही म्योंगिल को वो एड्रेस बताता है और म्योंगिल ने भी अपने आदमियों को तैयार कर रखा था। वो उन सभी आदमियों को लेकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। साथ ही म्योंगिल नमक के पानी को देखकर समझ जाता है कि जंगडो को टॉर्चर किया गया था और जरूर उसने अपना मुंह खोल दिया होगा। यहीं पर इन्हें दुयोंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें उसके घर का एड्रेस भी था। म्योंगिल अपने आदमियों के साथ दुयोंग के घर पहुंच जाता है। वो लोग आराम से सो रहे थे, तभी आधी रात को कोई दरवाजा नॉक करता है। दुयोंग की वाइफ दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन दुयोंग ये देख लेता है। वो बाहर झांकता है और म्योंगिल के आदमियों को यहाँ पर देखकर सब समझ जाता है। वो पीछे की खिड़की से अपनी वाइफ को निकाल सकता था, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी वाइफ यहाँ से नहीं जा पाती। दुयोंग अपनी वाइफ से कहता है कि अभी ही पुलिस को कॉल करो और कहो कि हमारे घर में गुंडे घुस आए हैं और चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत आना। इसके बाद दुयोंग दरवाजे को घर के सामान और फर्नीचर से ब्लॉक करने लगता है, लेकिन वो लोग दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाते हैं। दुयोंग भी अपना चाकू निकालकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। वो काफी देर तक उनसे फाइट करता है, लेकिन उन लोगों के पास डंडे और रोड थी जिनके सामने दुयोंग नहीं टिक पाता और बेहोश हो जाता है। इसके बाद म्योंगिल उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दूसरा साथी जंग कहाँ पर रहता है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा। दुयोंग को समझ नहीं आता कि ऐसे हाल में वो क्या करे। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो सभी अब भी मिस्टर चोई के घर में थे। गुनवू की माँ भी इन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। गुनवू बताता है कि वुजिन अब भी सो रहा है, उसने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। यहीं पर मिस्टर चोई गुनवू से कहते हैं कि तुम अपनी माँ को अनाथ आश्रम ले जाना। मिस्टर चोई गुनवू की माँ से कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, इसीलिए क्या आप हमारे अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खाना बना सकती हो। गुनवू की माँ भी मान जाती हैं। इसके बाद गुनवू और युंजू उन्हें लेकर अनाथ आश्रम जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंग अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका साथी अब मर चुका था और अब किचन में उसे म्योंगिल मिलता है। जंग कहता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे मिला। म्योंगिल जवाब देता है कि तुम्हारे साथी दुयोंग ने ही मुझे तुम्हारा पता बताया है। जंग समझ जाता है कि म्योंगिल ने दुयोंग से झूठ बोलकर उसका पता पूछ लिया होगा और फिर उसकी वाइफ और उसे दोनों को मार दिया होगा। जंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपने चाकू उठाकर म्योंगिल से फाइट करने लगता है, लेकिन म्योंगिल ने अपने जूतों में भी चाकू लगा रखे थे जिससे वो जंग के पैरों को जख्मी कर देता है। साथ ही उसने एक शील्ड भी पहन रखी थी जिससे चाकू उसके पेट के आर पार नहीं जा पाता। और अब जंग बुरी तरह पिटने लगता है, मगर तभी जंग अपनी तलवार निकाल लेता है। वो अपनी तलवार से म्योंगिल पर हमला करता है, मगर म्योंगिल किसी तरह से खुद को छुड़ाकर जंग को मारता है और उसकी ही तलवार उठाकर जंग को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ म्योंगिल के आदमियों को मिस्टर चोई का पता मिल गया था। ये लोग बॉम्ब के साथ मिस्टर चोई के घर में आ जाते हैं। मिस्टर चोई और वुजिन यहाँ पर अकेले थे। वुजिन जैसे ही उन्हें आता हुआ देखता है, वो मिस्टर चोई को ये बात जाकर बताता है और मिस्टर चोई गन निकालने बेसमेंट में जाने लगते हैं। वुजिन उन गुंडों को यहीं पर रोककर उनसे फाइट करने लगता है। वो अकेले ही सभी को रोकने की कोशिश करता है और मिस्टर चोई नीचे पहुंचकर गन निकाल लेते हैं। तभी कुछ गुंडे और बॉम्ब मिलकर वुजिन को मारते हैं और कई लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्टर चोई उन लोगों को गन से शूट करके मारने लगते हैं। ऊपर एक आदमी वुजिन से फाइट करता है। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है, जिसमें वो आदमी वुजिन के चाकू मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहीं पर नीचे बॉम्ब भी मिस्टर चोई के पास पहुंच जाता है। वो एक आदमी को शील्ड बनाकर मिस्टर चोई के पास पहुंच जाता है और उन्हें मारता है और उठाकर उनकी हड्डी तोड़ देता है। फिर कुछ समय बाद म्योंगिल भी यहाँ पर पहुंच जाता है। म्योंगिल मिस्टर चोई के खजाने को देखकर काफी खुश होता है और एक चाकू से उन्हें जान से मार देता है। अब इसके कुछ समय बाद युंजू और गुनवू जब अनाथ आश्रम से वापस आते हैं तो घर में आग लगी हुई थी। ये लोग घबराकर अंदर जाते हैं। गुनवू को वुजिन मिलता है जिसकी हालत खराब थी। गुनवू उसे बाहर लाता है और देखता है कि वुजिन की सांसें अब भी चल रही हैं। वहीं बेसमेंट में युंजू को मिस्टर चोई मिलते हैं जो कि अब मर चुके थे। युंजू ये देखकर बहुत रोने लगती है। गुनवू उसके पास आता है। वो जानता था कि यहाँ पर रुकना खतरनाक होगा और मिस्टर चोई की बॉडी को भी यहाँ से निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। वो युंजू को खींचकर बाहर ले जाता है। ये दोनों वुजिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वुजिन की हालत अब भी काफी नाजुक थी। उसका खून बह जा रहा था। गुनवू वुजिन को अपना खून देने जाने लगता है। वो युंजू से कहता है कि यहीं पर रुकना। युंजू कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहीं पर गुनवू पूछता है कि क्या इतना खून काफी होगा। इस पर डॉक्टर उसे बताती हैं कि नहीं, वुजिन की ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हमें और भी खून चाहिए होगा, लेकिन अब हम तुम्हारा खून नहीं ले सकते, तुम पहले ही बहुत खून दे चुके हो। गुनवू डॉक्टर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे और खून देने दीजिए, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। इधर युंजू का अब पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसे मिस्टर चोई के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। फिर कुछ समय बाद गुनवू जब बाहर आता है तो उसे युंजू यहाँ पर नहीं दिखती। वो पूछता है कि यहाँ पर जो लड़की बैठी हुई थी, क्या आपने देखा वो कहाँ पर गई। वो लोग बताते हैं कि वो लड़की थोड़ी देर पहले ही चली गई।
गुनवू युंजू को कॉल करता है, लेकिन अब युंजू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुनवू का सामना कर पाए। वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ समय बाद डॉक्टर गुनवू को बताती हैं कि वो जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और अब वो ठीक है। ये बात जानकर गुनवू को काफी खुशी होती है। अब इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है। गुनवू और वोजिन शहर से दूर मिस्टर चोई के उसी ड्राइवर के घर में रह रहे थे। ये दोनों अब भी कड़ी ट्रेनिंग करके खुद को और मजबूत बनाने में लगे हुए थे, ताकि मिस्टर चोई और बाकी सभी की मौत का बदला ले सकें। लेकिन मिस्टर चोई के ड्राइवर उन्हें दोबारा उन लड़ाइयों में पड़ने से मना करते हैं। इसके बाद वो मिस्टर चोई की ग्रेव पर फूल चढ़ाने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जो कि युंजू का था। उसने लेटर में लिखा था कि वो मिस्टर चोई से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए रोम जा रही है। युंजू इनसे माफी मांगती है और लेटर पढ़ने के बाद और गुनवू और वोजिन की इतनी मेहनत देखने के बाद मिस्टर चोई के ड्राइवर इन दोनों को मिस्टर चोई का बचा हुआ सारा पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोल में रुकने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। गुनवू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जीत कर ही वापस आएंगे। अब इसके बाद ये दोनों शहर में आ जाते हैं। ये लोग एक लड़की के रूम में रुकते हैं जिसका नाम दामिन था। वो लड़की मिस्टर चोई की उन्हीं ड्राइवर इनमो की पोती थी और वो इन दोनों को अपना सामान छूने से मना करती है और इन्हें गाड़ी की चाबी देकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसी आदमी यांग जी म्योंग को पकड़कर उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और आयल ग्रुप वालों के बड़े बेटे होंग को भी अपने साथ मिलाकर म्योंगिल को हराएंगे। अब इसके बाद ये दोनों वोजिन के उसी दोस्त के पास जाकर उसे सब बताते हैं कि म्योंगिल ने ही तुम्हारे साथ स्कैम करा था और उसने तुम्हारे पैसे ले लिए हैं। लेकिन ये आदमी म्योंगिल के डर की वजह से इनका साथ देने से मना कर देता है। इसके बाद ये दोनों मून के पास जाते हैं जिसका ऑफिस भी अब तबाह हो चुका था। वो इन्हें बताता है कि कुछ समय पहले कुछ आदमी आए और ये सब तोड़कर और पैसे लेकर भाग गए। दरअसल म्योंगिल की उसी लवर ने ही मून को फंसाया था, जिसके बाद उसे भी लूट लिया गया। साथ ही अब गुनवू और वोजिन मून को बताते हैं कि म्योंगिल ने मिस्टर चोई और उनके दोनों साथियों जंग और दुयों को मार डाला है। और ये खबर सुनकर मून को काफी दुख होता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मिस्टर चोई अब नहीं रहे। यहीं पर अब ये दोनों रात में दोबारा से यांग जी म्योंग को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यांग जी म्योंग इन्हें सब बता देता है कि जुनमिन अब भी जिंदा है और म्योंगिल जल्दी ही कसिनो चालू करने वाला है। अब इसके बाद ये दोनों दामिन के कंप्यूटर से होंग के बारे में भी पता करने लगते हैं। वहीं म्योंगिल फिर से होंग को एक साइट पर बुलाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि होंग ने अभी तक म्योंगिल की कंपनी से लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। म्योंगिल होंग को पिटवाता है और कहता है कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मुझे इस होटल में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। म्योंगिल उसे धमकी देता है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी वीडियो रिलीज कर देंगे। होंग अब अपनी कार में आकर रोने लगता है और तभी उसके पास वोजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर म्योंगिल से छुटकारा पाना है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। होंग ये मैसेज अपने उसी पुलिस ऑफिसर कजन को दिखाता है और ये दोनों गुनवू और वोजिन से मिलने का फैसला करते हैं। ये लोग गुनवू और वोजिन को एक बार में मिलने बुलाते हैं, जहाँ पर आने के बाद ये दोनों गुनवू और वोजिन को ड्रिंक पिलाने लगते हैं और ड्रिंक पीने के बाद इन लोगों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और होंग इन दोनों पर भरोसा कर लेता है। अब अगली सुबह जब होंग को होश आता है तो उसके घर में गुनवू और वोजिन भी थे, जिन्हें वो रात में अपने घर ले आया था। यहाँ पर गुनवू और वोजिन होंग को बताते हैं कि हम लोग एक हैकर की मदद से म्योंगिल का फोन हैक करेंगे और उसके फोन की मदद से उसके बेडरूम में रखी हुई उसी हार्ड ड्राइव को जला देंगे जिसमें तुम्हारी वो वीडियो है। और म्योंगिल का फोन हम तब हैक करेंगे जब म्योंगिल तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएगा। होंग पूछता है कि म्योंगिल से बात कौन करेगा। इस पर गुनवू कहता है कि म्योंगिल से बात करते हुए आपको ही उसका ध्यान भटकाना होगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिन आ जाता है। गुनवू और वोजिन होंग की कंपनी में आते हैं, जहाँ पर उसका कजन 2 लोगों को लाया था, एक लड़की जो कि हैकर थी और एक लड़का डिटेक्टिव होता है। वो हैकर बताती है कि मैं साइबर डिपार्टमेंट से हूँ। इसके बाद हैकर इन्हें समझाती है कि मैं वाईफाई के जरिए म्योंगिल का फोन हैक कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे रूम में नेटवर्क जैमर लगाना होगा, जिससे उसके फोन का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा और जैसे ही म्योंगिल पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करेगा तभी हमारे पास उसके फोन का एक्सेस आ जाएगा। और साथ ही इनके पास एक दूसरा तरीका भी होता है। वो बताती है कि अगर म्योंगिल अपने फोन से मेरे बनाए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर ले तो हमें उसके फोन का एक्सेस मिल जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हम लोग क्यूआर कोड को कंपनी के डोर पर लगाकर म्योंगिल से एंट्री के समय इसे स्कैन करवा सकते हैं। होंग कहता है कि मुझे क्या करना होगा। वो हैकर बताती है कि आपको म्योंगिल को उलझा कर रखना होगा ताकि वो ज्यादा समय तक वाईफाई से कनेक्ट रहे। होंग काफी चिंता कर रहा था और घबराया हुआ था। उसका कजन उससे बात करके उसे समझाता है और इसके बाद ये लोग रूम में इंटरनेट जैमर लगा देते हैं। और जब म्योंगिल यहाँ पर आता है तो डिटेक्टिव उससे क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कहता है। म्योंगिल जैसे अपने फोन से उस कोड को स्कैन करता है तो तभी हैकर के पास उसके फोन का एक्सेस आ जाता है, लेकिन वो देखती है कि इस फोन में तो सेफ ऐप नाम से कोई ऐप है ही नहीं जिससे म्योंगिल उस हार्ड ड्राइव को जला पाए। वहीं पर म्योंगिल मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। इधर डिटेक्टिव बाकी सबके पास आता है, जहां ये लोग उदास थे क्योंकि फोन में तो वो सेफ ऐप था ही नहीं।
तभी डिटेक्टिव देखता है कि म्योंगिल मीटिंग रूम में एक दूसरा फोन चला रहा है, यानी कि जिस फोन से उसने क्यूआर कोड स्कैन किया वो दूसरा फोन था। ये लोग समझ जाते हैं कि इस वक्त म्योंगिल जो फोन यूज कर रहा है उसी में हार्ड ड्राइव को जलाने के लिए सेफ ऐप मौजूद है। वहीं पर होंग काफी घबराया हुआ था। वो मीटिंग रूम से निकलकर इनके पास आता है। उसका कजन उसे सारी बातें बताता है और ये लोग होंग को आइडिया देते हैं कि किस तरह वो म्योंगिल का फोन लेकर उसमें वाईफाई कनेक्ट कर सकता है। इसके बाद होंग हिम्मत जुटाकर म्योंगिल के सामने जाता है और उससे कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूंगा जब तुम मेरी वो वीडियो डिलीट करोगे। म्योंगिल अपने फोन से वो वीडियो डिलीट करने लगता है, हालांकि उसके पास कई दूसरी जगह भी वो वीडियो मौजूद थी। और यहीं पर होंग कहता है कि इस वीडियो को मैं अपने हाथ से खुद डिलीट करूंगा। वो उससे फोन लेकर तुरंत ही वाईफाई को कनेक्ट कर देता है और ऐसा होते ही हैकर के पास म्योंगिल के फोन का एक्सेस आ जाता है और इसमें वो सेफ ऐप भी था, जिसकी मदद से अब ये लोग हार्ड ड्राइव को जला देते हैं। और ऐसा करते ही म्योंगिल के घर में रखी हुई वो हार्ड ड्राइव भी जल जाती है। फिर ये लोग म्योंगिल के फोन से सारा डेटा निकाल लेते हैं ताकि वो लोग इसका यूज कर सकें। ये लोग काफी खुश होते हैं और पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं म्योंगिल को पकड़वाने में अब तुम दोनों की पूरी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। होंग भी अब इनका अच्छा पार्टनर बन गया था। फिर ये लोग मिस्टर चोई का सोना वापस लाने का भी फैसला करते हैं। वहीं पर म्योंगिल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में कई लड़कियों और अपने साथियों के साथ घर में पार्टी करने आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर अपनी हार्ड ड्राइव को जला हुआ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वो कई सारे फोन्स में से मिस्टर चोई का फोन निकालता है और पुलिस स्टेशन में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि मैं एक फोन भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे भेजो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब उसके बाद उसी करप्ट ऑफिसर के पास मिस्टर चोई का फोन आ जाता है। तभी होंग का कजन यहाँ पर आता है और ये देखकर वो ऑफिसर मिस्टर चोई का फोन छुपा लेता है। यहाँ होंग को ये बात नहीं पता थी कि ये डिटेक्टिव म्योंगिल के साथ मिला हुआ है। होंग का कजन इसे बता देता है कि मैं एक लोन शार्क के केस पर काम कर रहा हूँ। वो लोगों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, लेकिन अब मेरे पास उसका सारा डेटा आ चुका है और कुछ समय बाद वो क्लियर हो जाएगा। तब हम दोनों मिलकर उस आदमी की बैंड बजाएंगे। लेकिन उसके जाने के बाद ये डिटेक्टिव म्योंगिल को फोन करके ये सारी बातें बता देता है और म्योंगिल ये बात समझ जाता है कि जंगडो ने मिस्टर चोई को ये बात बता दी होगी और मिस्टर चोई के साथियों ने भी ये बात सुनी होगी और वही लोग अब होंग के साथ मिल गए हैं। म्योंगिल अब इस ऑफिसर से कहता है कि तुम उन सभी की जानकारी निकालो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। यहीं पर म्योंगिल की लवर पूछती है कि तुम्हारे पास एक ही हार्ड ड्राइव थी क्या? इस पर म्योंगिल बताता है कि वो वीडियोस अब भी मेरे पास एक दूसरे लैपटॉप में हैं, जिससे मैं अब भी होंग को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल के सभी आदमी अब मिस्टर चोई के उन्हीं ड्राइवर इनमुक को ढूंढने में लगे हुए थे और एक आदमी से इन्हें इनमुक के घर का पता मिल जाता है। ये लोग वहां पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुनवो और वुजिन यांगजे म्योंग की मदद से म्योंगिल के साथ ही बॉम्ब की सारी जानकारी निकलवा लेते हैं और गुनवो इस काम के बदले में उसे थोड़े से पैसे देता है। इसके बाद ये दोनों घर आकर दामिन के कंप्यूटर में बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं, मगर तभी दामिन यहाँ पर आ जाती है। दामिन इन्हें अपना कंप्यूटर यूज करने से मना करती है और तभी इनके पास बॉम्ब के फोन से मैसेज आता है जिसमें दामिन के ग्रैंडपा यानी कि इनमो की फोटो थी। उन लोगों ने इनमो को किडनैप कर लिया था। दामिनी ये देखकर चिंता करने लगती है। तभी बॉम्ब कॉल करके इन्हें एक लोकेशन पर आने के लिए कहता है और कहता है कि ये बात पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना। दामिनी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो अपना बॉइल्ड एरो निकालकर गुनवो और वुजिन के साथ जाने लगती है। वुजिन कहता है कि हमें मून को भी बुला लेना चाहिए। अब तभी दामिन को देखकर गुनवो और वुजिन उसे चलने से मना करते हैं, लेकिन दामिन इन्हें दिखाती है कि वो तीरंदाजी में कितनी अच्छी है। इसके बाद ये लोग मून को भी कॉल करके सब बता देते हैं। मून भी अपना प्लास्टर हटाकर इनके साथ चलने के लिए रेडी होने लगता है और ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मून और दामिन पीछे के रास्ते से अंदर जाने लगते हैं और गुनवो और वुजिन सामने से अंदर जाते हैं, जहाँ पर बॉम्ब पहले से ही अपने आदमियों के साथ मौजूद था। वो सारे आदमी अब दोबारा इन दोनों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और साथ ही दामिन भी तीर मारते हुए इनकी मदद करने लगती है। तभी एक आदमी तीरों से बचकर ऊपर आ जाता है, लेकिन मून उससे फाइट करके उसे रोकने लगता है। वहीं गुनवो और वुजिन फाइट कर रहे थे और तभी गुनवो के सामने बॉम्ब आता है और गुनवो एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। बॉम्ब दोबारा उठकर गुनवो पर हमला करता है, लेकिन गुनवो के सामने अब वो कुछ भी नहीं था। इधर मून भी उस आदमी से लड़ रहा था। उस आदमी को भागने का एक रास्ता दिखता है, लेकिन मून उसे रोक लेता है और तभी वुजिन यहाँ पर आकर उसे मारने लगता है। ये आदमी वही था जिसने पहले वुजिन के चाकू मारा था। वुजिन अब उसे मारकर अपना बदला लेता है। इधर गुनवो बॉम्ब से लड़ रहा था। बॉम्ब उसका गला दबाने लगता है, लेकिन गुनवो खुद को छुड़ाकर बॉम्ब को और ज्यादा बचाता है और बेहोश कर देता है। वहीं पर वुजिन भी उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद मून उस आदमी को टॉर्चर करता है और कहता है कि अगर तू नहीं बताएगा कि इनमुक कहाँ पर हैं, तो मैं तेरे दोनों अखरोट चटका दूंगा। ये देखकर वो डर जाता है और इन्हें सब बता देता है कि इनमुक कहाँ पर है। इसके बाद मून बॉम्ब को लेकर घर जाने लगता है ताकि वो बॉम्ब को भी टॉर्चर करके ये बात पता लगा सके कि म्योंगिल ने मिस्टर चोई से चुराया हुआ सोना कहाँ पर रखा है। और बाकी तीनों इनमुक को बचाने जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ होंग का कजन हैकर और अपने साथी के साथ मिलकर म्योंगिल के फोन से वीडियो को देख रहे थे ताकि ये लोग म्योंगिल के खिलाफ सबूत निकाल सकें। अब तभी गुनवू इन्हें कॉल करके बताता है कि म्योंगिल ने इनमुक को किडनैप कर लिया है और वोजिन और मैं उन्हें बचाने जा रहे हैं। वहाँ पर म्योंगिल भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस को लेकर तुम वहाँ पर आ जाओ। ये बात जानकर वो कहता है कि तुरंत ही मुझे लोकेशन भेजो और मेरे बिना अंदर मत जाना। इसके बाद होंग का कजन उसी करप्ट ऑफिसर को लोकेशन बताकर पुलिस की एक टीम को वहाँ पर भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर म्योंगिल को ये बात बता देता है कि पुलिस वहाँ पर आ रही है। और फिर म्योंगिल अपने आदमी को कॉल करके ये बताता है और वो आदमी इनमुक और अपने गुंडों को छुपने के लिए बोल देता है। जिसके बाद जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो उन्हें तलाशी लेने पर भी कुछ भी नहीं मिलता। ये बात जानकर ये लोग उसी आदमी को होंग के कजन को दे देते हैं और वापस जाने लगते हैं। दामिन अपने ग्रैंडपा के लिए परेशान थी। वहीं पर दूसरी तरफ मून बॉम्ब को मार मार कर उससे पूछ रहा था कि म्योंगिल ने वो सारा सोना कहाँ पर छुपाया है, लेकिन बॉम्ब कुछ भी नहीं बताता। और तभी गुनवू और वोजिन भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहीं पर बॉम्ब अपनी ही जीभ काट लेता है और उसे मरता हुआ देखकर गुनवू को उस पर रहम आता है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहने लगता है ताकि इसकी जान बच सके। ये लोग एम्बुलेंस को बुलाकर बॉम्ब को एक जगह पर छोड़ देते हैं जहां से हॉस्पिटल के लोग बॉम्ब को लेकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन होंग का कजन एक शॉप पर जाकर ड्रिंक खरीदता है, लेकिन उस आदमी के पास होंग के कजन की एक फोटो थी। यहीं पर होंग के पास फिर से म्योंगिल का मैसेज आता है जिसमें होंग की वही वीडियो थी। होंग कॉल करके अपने कजन को बताता है कि म्योंगिल के पास अब भी मेरी वीडियो है। अब तभी होंग के कजन को कुछ होने लगता है। दरअसल उस शॉप के ओनर ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। होंग का कजन तुरंत दोबारा शॉप में जाता है जहाँ अब वो आदमी जा चुका था। उसे अलमारी में कैद असली ओनर मिलती है। होंग का कजन यहाँ से सामने वाली शॉप में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ म्योंगिल के आदमी होंग के कजन के उसी डिटेक्टिव साथी पर भी हमला करके उसे मरवा देते हैं और उसी हैकर को भी गाड़ी से उड़वा दिया जाता है। यहीं पर होंग का कजन उस शॉप में जाकर नमक मांगता है और उससे सारी ड्रिंक निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ म्योंगिल अब खुद गुनवू और वोजिन को कॉल करके कहता है कि तुम लोग मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो, मरना चाहते हो क्या? म्योंगिल इनसे कहता है कि अगर इनमुक को बचाना है तो फिर से कल उसी जगह पर आ जाना और इस बार पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना। वैसे भी हमने उस होंग के कजन और उसके साथियों को ठिकाने लगा दिया है। म्योंगिल गुनवू को धमकी देता है कि अगर इस बार तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तेरी माँ को भी मरवा दिया जाएगा। ये दोनों अकेले ही जाने का फैसला करते हैं, लेकिन दामिन ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद रात में ये तीनों उसी जगह पर जाते हैं। ये लोग दामिन को पीछे के रास्ते से आने के लिए कहकर उसे दूर उतार देते हैं। इसके बाद गुनवू और वोजिन अंदर आते हैं जहां म्योंगिल ने इनमुक को बांध रखा था और अब वो अपने लोगों से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। गुनवू और वोजिन देखते हैं कि इन लोगों के पास तो कई सारे हथियार हैं। ये दोनों भी हथियार उठा लेते हैं और एक बार फिर से अकेले ही पूरी गैंग से भिड़ जाते हैं। गुनवू और वोजिन अकेले पूरी गैंग का सफाया कर रहे थे। तभी म्योंगिल को गुस्सा आता है। वो इनमुक के गले पर चाकू रखकर उन दोनों को रुकने के लिए कहता है, मगर तभी दामिन यहाँ पर आ जाती है। वो अपने तीर से म्योंगिल के हाथ पर हमला करती है। इसके बाद गुनवू और वोजिन दोबारा बाकी सभी से लड़ने लगते हैं। म्योंगिल अब तुरंत ही जुनमिन के साथ यहाँ से भाग जाता है। ये तीनों इनमुक को बचा लेते हैं और उन सभी लोगों को पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। साथ ही पुलिस इस जगह की तलाशी भी लेती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहीं पर म्योंगिल अपने मारे हुए आदमियों को ठिकाने लगाता था। साथ ही अब पुलिस वारंट के साथ म्योंगिल के घर में घुसकर तलाशी लेने लगती है और उसी करप्ट ऑफिसर को भी अब पकड़ लिया जाता है। इसके बाद होंग का कजन जो कि जिंदा बच गया था वो बाकी सभी को बताता है कि अब म्योंगिल के खिलाफ उसके घर में हमें सबूत मिल गया है। उसने जितने भी लोगों को मारा था सभी के फोन अपने पास रख रखे थे। अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन होंग को लगता है कि म्योंगिल कोरिया छोड़कर भाग जाएगा और उसके पास मिस्टर चोई का सोना भी है, इसीलिए दूसरे देश में वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है। साथ ही म्योंगिल के पास अब भी होंग की वो वीडियो मौजूद है और ये सारी बातें सुनकर गुनवू कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, बस हमें ये पता लगाना होगा कि इस वक्त वही आदमी जंगडो कहाँ पर है, क्योंकि जंगडो ने ही म्योंगिल को कोरिया से भागने का तरीका बताया था और जंगडो ये जानता होगा कि म्योंगिल कहाँ से और कैसे कोरिया से भागेगा। होंग जंगडो का पता लगाता है। इन लोगों को जंगडो का अकाउंट नंबर मिलता है, लेकिन उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई थी, इसीलिए लोकेशन निकालना काफी मुश्किल था। और तब यांग जी म्योंग इन्हें आइडिया देता है कि अगर तुम लोग जंगडो के अकाउंट में पैसे डालो और अपना नंबर छोड़ दो तो वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा था। वहीं गुनवू और वोजिन ने जंगडो के अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और अब जंगडो इनके पास कॉल करता है। जंगडो पहचान जाता है कि ये दोनों तो वही हैं जो कि मिस्टर चोई के साथ काम करते थे। साथ ही म्योंगिल से अलग होने के बाद जंगडो छुपते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और अब जब गुनवू से सब बताकर ये पूछता है कि म्योंगिल कहां से और कैसे भागने वाला है तो जंगडो इनसे और पैसों की डिमांड करता है और कहता है कि पैसे आने के बाद ही मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये बोलकर वो कॉल काट देता है। ये दोनों अब इनमुक के दिए पैसों को गिनते हैं, लेकिन वो काफी कम थे, इसीलिए अब ये लोग होंग के पास जाकर उससे पैसे मांगते हैं। होंग ने पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जुनमिन एक जहाज पर म्योंगल के उसी कंटेनर को रखवाकर वियतनाम भिजवाने लगता है और इधर पैसे अकाउंट में आने के बाद जंगडो भी देश छोड़कर जाने लगता है। वो इन्हें बता देता है कि एक कार्गो शिप में कई सारे कंटेनर्स वियतनाम जा रहे हैं जिसमें काफी सारा सामान होता है और उन्हीं कंटेनर्स में से एक कंटेनर में म्योंगल ने सारा सोना छुपाया है और उसी शिप में बैठकर वो भी वियतनाम जाने वाला है। जंगडो इन्हें एक आदमी का नंबर देता है जो कि इन्हें शिप तक पहुंचा सकता था। इसके बाद गुनवू और वोजिन दामिन और इनमुक को बाय बोलकर वियतनाम जाने वाली शिप पर जाने लगते हैं। होंग ने इनके वापस आने का पहले ही इंतजाम कर दिया था। फिर रात होने तक ये दोनों जंगडो के आदमी की मदद के जरिए शिप के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद शिप यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों पूरी शिप पर म्योंगल को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान गुनवू को म्योंगल दिखता है। म्योंगल उसे देखकर छुपने लगता है। वहीं वोजिन के सामने जुनमिन आता है लेकिन वोजिन उसे तुरंत ही शॉक देकर बेहोश कर देता है। और इधर दूसरी तरफ म्योंगल गुनवू पर अब चाकू से हमला करता है। गुनवू उससे फाइट बैक करता है और वहीं वोजिन के सामने बॉम्ब आता है जो कि वोजिन को मारने लगता है। नीचे वोजिन और बॉम्ब के बीच में फाइट होती है और शिप के ऊपर गुनवू अकेले म्योंगल से लड़ रहा था। म्योंगल अकेले गुनवू पर काफी भारी पड़ रहा था। साथ ही बॉम्ब भी नीचे वोजिन को काफी मारने लगता है लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और कुछ ही समय में पासा पलट जाता है। वोजिन अब बॉम्ब को बहुत बुरा मारना शुरू कर देता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं गुनवू भी म्योंगल को बहुत बुरा मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर गुनवू म्योंगल को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वोजिन भी ऊपर आ जाता है। गुनवू वोजिन से कहता है कि देखो हालातों ने हमें क्या बना दिया। वोजिन कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ से जाने के बाद हम फिर से बॉक्सिंग करेंगे और जो पहले थे वही बन जाएंगे। इसके बाद ये दोनों कंटेनर से मिस्टर चोई का सोना निकाल लेते हैं और साथ ही म्योंगल का फोन भी ले लेते हैं जिसमें होंग की वीडियो थी। और फिर होंग अपनी छोटी बोट लेकर इनके पास पहुंचता है और गुनवू और वोजिन फोन और सोना लेकर होंग की बोट में आ जाते हैं। होंग इन दोनों से पूछता है कि अब तुम्हें इस सोने का क्या करना है। इस पर गुनवू कहता है कि मिस्टर चोई हमेशा से गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे। ये बात सुनकर होंग इनसे वादा करता है कि मैं अपनी कंपनी की मदद से इस सोने का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर चोई के नाम पर एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा। साथ ही होंग इन दोनों को भी इतनी बहादुरी दिखाने के लिए उसी सोने में से दो सोने की ईंटें दे देता है और कहता है कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो मैं डाल दूंगा। गुनवू को यह देखकर मिस्टर चोई की याद आ जाती है। फिर इसके कुछ समय बाद गुनवू और वोजिन गुनवू की माँ के पास आ जाते हैं जो कि अनाथ आश्रम में बच्चों को संभाल रही थीं। वो इन दोनों को वापस देखकर काफी खुश होती हैं और गले लगा लेती हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये के ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में।